अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसी है आपकी सुबह? यकीनन बहुत अच्छी होगी। सुजैन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ, थोड़ी सी अपसेट भी हूँ। अच्छा, अपसेट क्यों हैं आप? अपसेट में इसलिए हूँ कि जी कुछ ही दिनों में शायद इस्लामाबाद दोबारा कंटेनर सिटी बन जाए, और क्योंकि मैं डी चौक के पास रहती हूँ तो मेरे लिए बहुत मसला हो जाता है। फिर वो अगर तो शेलिंग होगी या कुछ भी होगा तो 24 की आप बात कर रही हैं? ये 24 तक, अब यू नेवर नो कि क्या होता है। 24 से पहले क्या होने वाला है और 24 पर क्या होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी इस्लामाबाद में जो अपना स्टे है ना वो थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ, यहाँ कराची में, सॉरी जी जी, तो यहाँ फिर मैं रुक जाती हूँ। तो जनाब ये है कि सुजैन हमारे साथ है और सरवत गिलानी जरा तातीलात पे गई हुई है और मंडे ट्यूसडे से वो भी आपको ज्वाइन कर लेंगी। तो आप पूछ रहे थे तो मैंने कहा मैं आपको ये बात बता दूं। तो आज की अच्छी बात क्या है सुजैन? आज की अच्छी बात है जी, फॉरगिवनेस इज पावर। लाइक आप किस तरह से जब किसी को माफ़ करते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपको दिल को एक सुकून होता है कि जी मैंने इस इंसान को माफ़ किया। तो वो जो एक रेज होती है, वो जो एक बदला लेने की सोच होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और जब ये सोच ख़त्म होती है, जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं, बड़ा सुकून फील करते हैं। बिल्कुल, यानी माफ़ करना बेहतर है बदला लेने से, और आपके अंदर एक इत्मीनान दिली सुकून होता है, आपको नींद अच्छी आ जाती है जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज का फिर वर्ड क्या है? आज का वर्ड है एनॉन। मतलब ये होता है कि स्ट्रेट अवे, क्विकली, प्रॉम्प्टली, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो उसमें एग्जांपल ये है कि द कार इज पार्क्ड सो वी विल लीव फॉर द ट्रिप एनॉन, इमीडिएटली, लाइक फौरन से, क्विकली, प्रॉम्प्टली। तो ये आज का जो है ये तो ये फिर यानी बहुत ही जल्दी में ऐलान हो गया उनका कि 24 को। यस, अचानक ही हुआ। आप देखिए, मतलब हमें लगा कि कोई क़यादत की तरफ से होगा, लेकिन अलीमा बीबी साहिबा की तरफ से वो ऐलान जो है वो किया गया। तो इस पे भी अभी बड़ी बहस चल रही है। बिल्कुल, हमारे साथ कहती है कि हमें मालूम नहीं होंगे, उनसे हम बात भी करेंगे। तो अब हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉप स्टोरी हमारी यह है कि आईनी बेंच आज से मुकदमात की समाअत करेगा। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा और काजी फाजिसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती, माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक़ मुकदमात पर भी समाअत होगी। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली केस भी सुना जाएगा और पीडीएम हुकूमत में होने वाली कानून साजी कल आदम करार देने की दरख्वास्त भी मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच आज 18 केसेस की समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। तो आईनी बेंच ने बाकायदा तौर पर आज से अपना काम शुरू कर देना है। तो अच्छा, आप देखिए कि एक दिन 18 केसेस लगे हैं, एक दिन 16 केसेस लगे हैं, मतलब क्लब होके काफी ज्यादा बन जाता है, काफी ज्यादा बन जाता है। लेकिन वो जो एक 2-4 इंपॉर्टेंट केसेस है वो नहीं आए ना अभी हम मेरे ख्याल से मोस्टली वो केसेस हैं जो इन्फ्रक्चुअस हो चुके हैं। सो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन्फ्रक्चुअस केसेस को अब लगाना और अचानक से फिर शायद वो ये एक तासुर देना चाहते हैं कि बड़ा स्पीडीली हमने जो है ये आईनी के बेंच बना। और यानी आप आईनी तरमीम के केस की बात कर रही हैं या फिर आप रिजर्व सीट्स और 12 जुलाई के फैसले पर जो है ये सारे अब आईनी बेंच बन गया तो इसमें ये केसेस भी आ जाएंगे। अब ये 2 महीने के लिए तो अभी इनका है वक्त, 2 महीने के अंदर ये सारे से निपटा देंगे। फिर उसके बाद ये है कि जी बानी पीटीआई ने फाइनल कॉल दे दी है। 24 नवंबर को एहतजाज होगा। पीटीआई की रहनुमा अलीमा खान का कहना है कि एहतजाज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होगा। बानी पीटीआई ने कहा कि फैसला करना होगा कि मार्शल लॉ में रहना है या आज़ाद होना है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अवाम के हकूक छीने गए। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी करके चुने गए लोगों को काम दिए गए। इन लोगों को कौमी असम्बली में बिठाया गया और वो कराया गया जो वो चाहते थे। जी, तो यानी 24 की कॉल आ चुकी है बानी पीटीआई की तरफ से। अब ये कॉल अलीमा खान ने दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, उनके ज़रिए ये कॉल क्यों नहीं दी गई और वो जो जलसा किया गया था स्वाबी में उसमें इस कॉल को अनाउंस क्यों नहीं किया गया और इस वक्त क्यों ये कॉल दी गई है? 24 के बाद का मंजरनामा क्या होगा? ये बड़े सवालात हैं जिनके जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। अगली खबर मुझे पढ़ने दें। जी, अगली खबर मैं पढ़ती हूं क्योंकि ये है कि जी लंदन में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ बदतमीजी, नामालूम शख्स ने गालियां दी, चाकू से हमले की धमकी दी। वाकया लंदन के ग्राउंड स्टेशन पर पेश आया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। ख्वाजा आसिफ ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में तहरीक इंसाफ पर भड़क उठे। कहा बानी पीटीआई ने इतनी ऐसी हिदायत दी है कि अपनी तारीफें करवाते हैं और दूसरों को गालियां देते हैं। नवाज शरीफ के पूरे खानदान की किरदार कशी की गई, जेलों में डाला गया। शरीफ खानदान ने कैदो बंद की मुश्किलात को बर्दाश्त किया। बानी तहरीक इंसाफ की कोई हैसियत नहीं थी, इसलिए उन्हें लीडर बना दिया गया। अब ये देखें, ये कल्चर वैसे बड़ा रॉन्ग है। आप मतलब अगर ये पाकिस्तान में होता तो उसी वक्त आपको मुक्के भी पढ़ने थे, लातें भी पढ़नी थी और आपने जेल में भी जाना था। लेकिन ये लंदन में और ऐसी जगहों पे हो रहा है विच इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। बिल्कुल ऐसे किसी को गालियां, बिल्कुल किसी को गालियां देना, आपको किसी से इख्तिलाफ है, आप उसको 100 दफ़ा कहें कि जी आप में ये खामी है, आप ये बुराई है, आप उस
बुराई पे तनकीद करें, लेकिन किसी को इतना अब्यूसिव होना और फिर वो वीडियो बिल्कुल। और सोशल फिर मीडिया पे यानी आप किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, आप धमकी भी दे रहे हैं इसके चाकू साथ-साथ, मारने क्योंकि देखिए ये हो किसी के साथ भी सकता है, यानी इसकी इज्जत पे कोई भी आ सकता है। अगर ये कल्चर फरोग पा गया इस तरह किसी को डराना धमकाना, तो फिर इससे बचेगा कोई भी नहीं। Exactly. तो आप तनकीद करें एक जिसे कहते हैं ना पढ़े लिखे इंसान की तरह, और नजर आए कि भाई आपका रवैया क्या है, तो फिर तो बात बनती भी है। अच्छा, लेकिन इस तरह के ये इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, जी बिल्कुल, वीडियोस प्ले हो रही हैं, आप क्या बच्चों को गाली गलोच, ठीक है आपको, वैसे हमारा मजहब भी ये कहते हैं कि किसी इंसान की बुराई से जरूर नफरत करें, इंसान से नफरत ना करें। यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही काम चल रहा है, लाइक आपको जहाँ कोई मिले उसकी वीडियो बनाने लग जाए विदाउट कंसेंट, उसको बुरा भला कह दे और फिर वो जो वीडियो है वो पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पे रहेगी। बिल्कुल। अगली हमारी टॉप स्टोरी है कि भाई नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मौजूद अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की है। सदारती इंतखाबात के बाद दोनों सियासी हरीफों के दरमियान होने वाली मुलाकात, ये इंतखाबी मुहिम के दौरान एक दूसरे के हवाले से दिए गए बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ रही है। और देखिए यही एक रिफाइंड मुआशरे जो होते हैं उनमें यही फ़र्क होता है कि जब इलेक्शन हो गए हैं, इलेक्शन में एक दूसरे की पॉलिसीज़ के खिलाफ, एक दूसरे के इक़दामात के खिलाफ तनकीद की गई, लेकिन जब इलेक्शन हो गए हैं, लोगों ने इलेक्ट कर दिया है किसी को, तो उसके बाद जो स्मूथ ट्रांजिशन है उसमें मदद दी जाए, यानी जो पॉलिसीज़ आप लेकर चल रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, तो उसको पास ऑन किया जाए, ब्रीफिंग बाकायदा तौर पर दी जाए। यहाँ तो ये होता है कि यहाँ इक़्तिदार छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है और मुश्किलात पैदा की जाती हैं आने से पहले ही कि ये शख्स फेल हो जाए। तो ये एक फ़र्क है उस मुआशरे और इस मुआशरे में। अच्छा, पाकिस्तान में कोई भी आज तक 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका, वैसे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी आनी चाहिए कि आप 5 साल किसी को मुकम्मल करने दें, ताकि जो आपका शौक है ना कि जी ये बंदा अगर 5 साल रहता तो ये कर जाता, तो वो आपका शौक भी पूरा हो जाए, वो भी उसके पास भी एक्सक्यूज आ रहा है और एक बाकायदा तरीके से वो इंतखाबात का प्रोसेस हो, और अगर उसने सही नहीं किया है तो फिर उसको लोग वोट आउट कर दें। तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है और व्हाइट हाउस में खुशामदीद कहते हुए कहा कि जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए तैयार है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात की है। और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में जो कैंडिडेट थी उन्होंने भी जब अपनी स्पीच की हारने के बाद उन्होंने यही कहा कि हम हमेशा पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं और यूएस की बेहतरी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे, और अब ये हम एक्सेप्ट करते हैं हम हार चुके हैं और एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी खबर देते चलें कि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी मेज़बान को वज़ीर दिफा, अच्छा अब जो अपनी कैबिनेट और जो अपने साथी चूज़ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पर बड़े सवालात हो रहे हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि गाजा वार से मुतालिक उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है और कोई ज़ीरो टॉलरेंस है उनकी नज़र में गाजा को लेकर, और वो इसराइल की सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये देखना होगा। देखते हैं फ्यूचर में, देखें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नहीं आएंगी। जी, अगली खबर ये है कि वनडे के बाद T20 सीरीज़ की जीत का मिशन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मुकाबला आज ब्रिस्बेन में होगा। दोनों टीमें पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 1 बजे आमने सामने होंगी। ग्रीन शर्ट्स T20 सीरीज़ भी जीतने का अज़म रखती हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं मुशावरत मुकम्मल हो गई, बेस्ट 11 मैदान में उतरने के लिए तैयार है। फ़खर जमान, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और अम्माद वसीम के मुतबादिल अचानक तैयार नहीं हो सकते, विच इज़ अ वेरी जस्टिफाइड थिंग। बिल्कुल, ब्रिस्बेन में ये मुकाबला होने जा रहा है और T20 में तो पाकिस्तान टीम हमेशा अच्छा परफॉर्म करती रही है, कभी कभार ज़रा मुश्किल हो जाती है, लेकिन अब क्योंकि अंडर प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे सीरीज़ हारने के बाद, तो T20 में भी पाकिस्तान के बड़े चांसेस है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ भी अपने नाम कर ले, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगली हमारी टॉप स्टोरी है कि पंजाब में शदीद धुंध और स्मॉग का राज बरकरार है, जिसके बायस हद निगाह कम होने पर कई मकामात से मोटरवेज को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध और स्मॉग के बायस मोटरवे M2 शेखुपुरा से कोट मोमिन तक और M3 लाहौर से दरखाना तक और मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई है। शदीद धुंध स्मॉग के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। और आलूदा तरीन शहरों में रात के वक्त भी पाकिस्तानी शहर लाहौर पहले नंबर पर रहा दुनिया भर में, और भारतीय शहर दिल्ली और कोलकाता तीसरे नंबर पर। चले किसी चीज़ में तो हम पहले नंबर पे आए ना, इस पे हमें खुश होना चाहिए। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आई कि आपने स्कूल जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो बंद कर दिए। शायद बच्चों ने कोई धुआं निकालना था, लेकिन फैक्ट्रीज बंद नहीं हुई, तो ये कुछ बड़ी एक और देखिए अब जो रिसर्च आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं ये 83% इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, ये जो स्मॉग की सूरत हाल है। तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का महकमा क्या कर रहा है, और वो जो NOCs दिए जाते हैं या फिर जो गाड़ी का जो चेकअप होता है बाकायदा तौर पर कि गाड़ी भाई फिट है
रोड पर चलने के लिए आ रही है, तो तस्वुर ही नहीं है वैसे हमारे। अच्छा, गाड़ी के जहन में ये नहीं, तस्वुर है कि तो किसी गाड़ी को चेक होगी भाई वो कभी आज तक पाकिस्तान में कोई गाड़ी आपने देखी है जिसको चेक किया गया हो या उसका देखा गया हो कि इंजन इसका कितना पुराना है या ये कितना धुआं छोड़ती है? कभी ऐसा है नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनके चलान भी नहीं होते, वैसे दूसरी चीज़ों के चलान हो जाते हैं, इनके नहीं होते। पर आप देखें कि कल रात को मुझे एक वीडियो किसी ने व्हाट्सएप की, वो उसमें क्या था कि लाहौर के इलाकों में ही इर्द गिर्द जो जंगलात होते हैं उनको उसी तरह आग लगी हुई थी और कोई उसकी रोकथाम नहीं, कोई मेरे ख्याल से, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन क्या कोई पुलिस इनसे दिहाड़ियाँ ले रही है? ये जो लोग वहाँ पे आग लगा रहे हैं उनका कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। तो फिर आप किस तरह से समझते हैं कि जी जो लाहौर की सूरत हाल है ये ठीक हो जाएगी? क्योंकि जो लाहौर के जो अहम लोग थे वो तो अभी तक खुद लंदन में है, बड़े प्यारे कोट्स पहने हुए हैं, बड़ी ब्रांडेड चीज़ें पहनी हुई हैं। अच्छा, देख के कभी कभी दिल करता है। जी, तो ये अब स्मॉग की सूरत हाल किस तरफ जाती है और क्या इक़दाम किए जाते हैं ये देखना होगा। ये हमारी टॉप स्टोरीज जनाब, और टॉप स्टोरीज के बाद सबसे पहली खबर हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पेशरफ्त हुई है, कॉल दी है 24 की कॉल दी है, इसी महीने 24 यानी कुछ ही दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान किया है। बानी पीछे ने अपनी बहन के जरिए ये अपने पार्टी वर्कर्स को मैसेज कराया है। अलीमा खान साहिबा ने क्या मैसेज खान साहब का दिया वो पहले सुनिए ज़रा। आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। मेहरबानी। आज आपको फैसला जी, तो ये अलीमा खान साहिबा बता रही थी, खान साहब का मैसेज दे रही थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में क्या चल रहा है इस कॉल के बाद? क्या सियासी रहनुमा लीडर्स तैयार थे भी या नहीं? कोई अचानक से उनको भी ये शौक लगा है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी इन दिनों में? कैसे अपनी लीडरशिप को बचाएगी और कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? एहतजाज की नौयत क्या होगी? ये सारे सवाल हम जानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल यही कि 24 की कॉल आप के लिए भी ये भी क्या सरप्राइजिंग थी कि इस दिन कॉल दे दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखें, ये जब भी कॉल होती है, ये जब भी इस किस्म का डिसीजन होता है, ये हमेशा आता है आपके लीडर की तरफ से। अब इसमें सरप्राइज होने की तो कोई बात नहीं है। हम सबको पता था कि हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है। देखिए, ऑप्शन इस वजह से कुछ नहीं बचा हुआ कि आप इस वक्त मुल्क के हालात देख लें, आप ये देख लें। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीजें ठीक हो गई हैं। अगर आप जब ये आए थे उस दिन से देखें तो आज भी ये 3.5 साल बाद या 3 साल बाद आज भी ये जो मार्च या अप्रैल 2022 से बुरी हालत में है। तो मुझे नहीं समझ आती है अवाम को क्यों झूठ बोलते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि आप लोग अपने लिए या तो वो जो इलेक्टोरल वोट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े थे वो वापस हो जाए। इन लोगों ने उस चीज को चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए एक ऐसे कोड बनाया, एक ऐसा बेंच बनाया है जिसमें इन्होंने अपना बंदा बनाया। और बंदा कौन है? जिसने आज तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कह सकते हैं जजमेंट पास नहीं की। आज तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो चीफ जस्टिस है, उस चीफ जस्टिस ने आज तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल को केस नहीं देखा। आप उनको बिठा रहे, फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। ठीक है सर, एक सवाल करना चाहूंगी कि आप लोग कहते हैं, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, दूसरी तरफ जो इसकी कमेटी है उसमें भी आपके जो लोग हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं। फिर जो ये फाइनल चीज़ें होती हैं, उनकी जो चीफ जस्टिस का ओथ होता है उसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब जाके बैठते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि हम ये जो हमने कॉल दी है, फाइनल कॉल जो हमने दी है, ये 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने के लिए दी है और फिर आप इसका हिस्सा भी बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका ये है कि इसको हम ये जो पास हुआ है ना, उसको हम नहीं मानते, लेकिन हम उस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे मतलब जो एक सिस्टम चल रहा है। जब तक वो सिस्टम एक रोल बैक नहीं होता, हम उसके खिलाफ स्ट्रगल करते रहेंगे। हम 2 तरीके से स्ट्रगल करेंगे। एक, हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल विद इन द पार्लियामेंट करेंगे। दूसरा, हम असल जो सुप्रीम इदारा है वो है अवाम।
हम अवाम के पास जाके उनको अपने साथ मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अवाम के पास जा रहे हैं। अब ये अगर ये हमें अवाम के पास इसलिए नहीं जाने देते, इनको पता है कि सारी अवाम तो इन्हीं के साथ है, इन लोगों की तो कोई रूट्स है ही नहीं ना, ये तो क्रिसमस ट्री की तरह लेकिन सर अवाम तो ये भी सवाल करती है कि पंजाब की क़यादत कहाँ है। जब भी कोई कॉल आती है तो पंजाब से कोई भी नहीं आता। हमने जब भी देखा है अली अमीन गंडापुर साहिब जो है वो भी क्राउड पुलर बन जाते हैं, लेकिन पंजाब से कोई नहीं आता। तो अवाम का ये भी तो गिला है आप पर। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अवाम का असल जो गीला है ना, अवाम का असल गीला जो है वो हमारी जो ये नॉन इलेक्टेड या जो क्या कह सकते हैं मैंडेट जो लोगों के साथ है, उनसे पूछ रही है कि आप कहाँ हैं। वो पंजाब की लीडरशिप पंजाब वालों को इधर छोड़ के खुद जाके वहां पे मफलर पहन के, वो फर वाला वो पहन के, वो काली शीशे लगा के और वहां पे वो दे रहे हैं। और उनके साथ जो दूसरी साहब जो है मिनिस्टर साहिबा है वो मालियाती, उन्होंने वो अब तस्वीर पता नहीं फेंक है या क्या, उन्होंने किस तरीके से जी हुमायूं साहब आपकी इस कॉल पर आते हैं, थोड़ा सा कॉल पर आते हैं क्योंकि बहुत ये बड़ी खबर है मुल्क की मज़र। ये बताइए कि अलीमा खान साहिबा से ही क्यों ये मैसेज करवाया खान साहब ने? आपके चेयरमैन पीटीआई भी मौजूद थे। ये अदम एतमाद का इजहार किसी सूरत तो है आपकी क़यादत पर, खान साहब ये करते आए हैं? मैं इस तरह है कि मैं जो जुबैर उमर साहब है, मैं उनकी एक बात सुन रहा था एक प्रोग्राम में, वो बता रहे थे, वो कहते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब करप्शन के केसेस में उनको जब सजा हो गई थी और वो जेल में थे, तो हर थर्सडे को उनके पास कोई 150 मेंबरान जाते थे उनसे मिलने, और सुबह 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक उनके पास उनकी जो लीडरशिप थी वो बैठती थी, और उसके बाद 25-25 करके लोगों को शाम 4:30 बजे तक जाके करते थे। कभी किसी ने उनके ऊपर गेट बंद नहीं किया। अब यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान की जो तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है, आप उनको तो मिलने नहीं देते हो। आप पता नहीं क्यों इतने खौफजदा हो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से। उसकी बेसिक वजह ये है कि जब आप जैसे चोर जब किसी के घर चोरी करता है, एक सवाल का जवाब दें वही साहब। देखें, अगर ऐसा है तो अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई थी, वो लीडरशिप को बता देती हैं आके, क्योंकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक उस तरह तो नहीं है ना। ये कॉल देना ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना, तो वो चेयरमैन पीटीआई को बता देती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर देते, तो बेहतर नहीं होता कि अवाम का भी एतमाद जरा बढ़ता आपकी क़यादत पे? देखिए यू आर नॉट देयर टू डिसाइड कि क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। अलीमा खान साहबा ने एक पैगाम दिया है, उन्होंने कॉल नहीं दी, उन्होंने इमरान खान का पैगाम दिया, और उसकी वजह ये थी क्योंकि उनके पास एक्सेस था इमरान खान को। वो जब मिली है तो उन्होंने इमरान खान का पैगाम दिया है, और अगर इमरान खान के साथ आप पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं मिलने दोगे तो ऑफकोर्स फिर इसी किस्म के फिर उनकी बहन या उनकी बेगम किसी तरफ से ये आएगा, जो भी जाके मिलेगा वो पैगाम देगा। लेकिन इस तासुर को तक़वियत मिल रही है। देखिए, इस तासुर को तक़वियत मिल रही है, आपके कारकुनान में जो तासुर बन रहा है कि बानी पीटीआई लीडरशिप से मुतमईन नहीं है, इस तासुर को तक़वियत मिल रही है। हमारी भी बात होती है लोगों से सर। देखिए ये तासुर आप लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये इस बात को जरूर तस्लीम करता हूँ कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनके दरमियान में बात जगहों पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ये कहना कि इमरान खान उनसे खुश नहीं है, देखिए हर एक लीडर में कोई ना कोई चीज अपने कारकुनान से कहते हैं कि इस बात से मैं आई एम नॉट इतना खुश नहीं जितना होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम असल प्रॉब्लम ये है, ये जो अगर ये लोग समझ जाए, ये हुकूमत समझ जाए कि बेहतरीन चीज पाकिस्तान के लिए ये है कि अगर इमरान खान के साथ उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप मिले, क्योंकि जब वो मिलेंगी, वो उनके साथ डिस्कशंस करेंगी, वो उनको ग्राउंड रियलिटीज बताएंगी, उनको सारी चीजें बताएंगी, तो फैसले शायद जो हो सकते यही हो सकते इससे फर्क हो। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो इंफॉर्मेशन इमरान खान के पास है वो कितनी सही है कितनी गलत है क्या है, वो उन बेसिस पे फैसले करेंगे। हुमायूं साहब एक चीज बताइएगा कि माजी में भी 126 दिन का एहतजाज हुआ लेकिन हुकूमत नहीं गिरा पाए, और उस वक्त इमरान खान साहिब मौजूद थे। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान साहिब नहीं है और जो लोग हैं वो भी थोड़े से फेडअप हुए हैं बिकॉज उनको अपना लीडर चाहिए, लेकिन अब जब लीडर भी नहीं है तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये फाइनल कॉल है, एहतजाज है, धरना, और प्लस ये कि जब हुकूमत आपके अगेंस्ट है, क्रैकडाउन होगा, लाठीचार्ज होगी, 144 लगेगा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया जाएगा, तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करेंगे? मतलब इसको तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। इनमें और फरंगियों में फर्क ही कुछ नहीं रह गया।
जो ब्रिटिश राज 1919 में कर रही थी, ये लोग आज कर रहे हैं, 2024 में कर रहे हैं। ये उसके एक सेंचुरी के बाद भी ये वो सारे गलत काम कर रहे हैं जो उस वक्त की ऑक्युपाइंग फोर्सेस कर रही थी। आप सोच सकते हैं कि कितने घटिया हैं ये लोग। कैन यू अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली वही लॉ पास कर रहे हैं 2024 में जो ब्रिटिश राज ने रोलर एक्ट 1919 में पास किया था। ये 100 साल पुरानी हरकतें आज कर रहे हैं वो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस की। ये भी ऑक्यूपाइंग फोर्सेस है, क्यों? इनकी यहाँ पे कोई बीज ही नहीं है, कोई जड़ ही नहीं है। तो हुमायूं साहब, आपने इस क्रैकडाउन से बचने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई है कबल इसके कि तमाम लीडरशिप अंदर हो और एहतजाज को लीड करने वाला कोई ना हो? कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है इस सिलसिले में? देखिए, बाज़ दफा ये हो जाता है, वो कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। जी, हुमायूं तो साहब, मतलब ये यानी बेखतर अब आप कूद पड़ेंगे और ये फाइनल कॉल ही होने जा रही है, इसका मतलब है कोई आगे की इतनी हिकमत? देखिए, ये तो वक्त बताएगा ना, ये तो वक्त, ये बहुत सारी चीजें होती है, ये वक्त बताता है। आपके देखिए, आप इतना होता है, कोई बंदा अंधा नहीं होता, कोई बंदा जाहिल नहीं होता। आप एक डिसीजन लेते हैं, फिर उस डिसीजन को दरमियान में आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अभी तक के प्लान में क्या है? धरना देंगे इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में? देखिए, ये डिसीजन लीडरशिप लेगी। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। मैं तो सिर्फ जो आप मुझे बता रहे हैं इंफॉर्मेशन, मैं उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अगर मैं हूँ, मैं क्या करूँ, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, क्या करूँगा। एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता आपका सर? एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता है आपका? देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादा गलत रोल प्ले किया है। एस्टैब्लिशमेंट could have played a better role for this country. Unfortunately, they have not played a good role in the name of this country. They have caused a lot of damage. क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान कभी स्टेबल नहीं होगा जब तक यहाँ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हुमायूं साहब, ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नर राज लग सकता है, तो अगर गवर्नर राज लग गया तो आपकी क्या हिकमत अमली आप होगी? गवर्नर राज लगाए, देखिए, आप गवर्नर राज लगाए, आप मार्शल लॉ लगाए, डिफेक्टो तो वही चल रहा है ना। डिफेक्टो तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है ही नहीं। डिफेक्टो तो हर वो काम हो रहा है जो कि एक क्या कह सकते हैं उसे, एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हो रहा होता है। यानी अगर गवर्नर राज लग भी गया तो आपकी अथॉरिटी अगर चली भी गई, अगर आपकी यानी सीएमशिप चली भी गई, तब भी आपने निकलना ही है। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, वरूफ हसन साहब एक शो पे थे, उन्होंने कहा कि मीनिंगफुल डायलॉग होगा अगर किसी भी स्टेज पर, यानी इस प्रोसेस में भी 24 तक भी और 24 के बाद भी अगर होता है तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे। तो मीनिंगफुल डायलॉग क्या, किससे होगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं आज एस्टैब्लिशमेंट में या हुकूमत को, तो मैं इसलिए भी कहता हूँ कि वो तो सारे बूथ पॉलिश है ना, तो उनकी तो कोई औकात नहीं है। अब अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट की जगह हूँ जो डिसीजन ले रहे हैं, मैं उनकी जगह हूँ, मैंने देखना है कि मेरे एक तरफ मुल्क है और एक तरफ ये आज की सिचुएशन है। और यस, आई डू नॉट लाइक इमरान खान व्हाटएवर इट इज, ठीक है। मैं देखूंगा कि यार मैं इस मुल्क को किस तरीके से स्टेबलाइज कर सकता हूँ। वहां पे मैं देखूंगा कि यार यहाँ पे 2 पॉलिटिकल या 3 पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके दरमियान में एक पसंद है, ठीक है, और मैं बीच में एक रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं वहां पे बात करूंगा कि यार देखो, ये चीजें हैं, इस जगह पे आप जरूर पॉलिटिकल एक्टिविटीज करो, आपके खिलाफ ये केसेस हैं जो गलत बने हुए हैं, मैं आप लोगों के दरमियान में ये चीजें जो गलत हो रही है इसको ठीक करता हूँ, इसको वो करता हूँ। आप लोग में जो पॉलिटिकल वो करते कर लो, लेकिन ये बाउंड्री, इसके अंदर आप लोग, मतलब आपके सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, आप कहो कि यार ये चीजें आप मत करो जिससे पाकिस्तान को नुकसान। ये तो पूरा फॉर्मूला आप बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक मिनट प्लीज अलाउ मी। पॉलिटिकल प्रोसेस जितना मर्जी उसके अंदर वो चीजें गलत हो रही हो ना, पॉलिटिकल प्रोसेस ऑलवेज अलाउ द ट्री टू ग्रो। और जो दरख्त बड़ा होता जाता है, आप बेशक उस दरख्त किसी मीडिएशन से तो नहीं होगा सर, ये मीडिएशन से तो बहुत होता रहा है, इंटरवेंशन मीडिएशन से तो मामला खराब होते हैं। आप उसी की बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे तरीके से उसकी बात करें। देखिए, आप मीडिएशन ना करें, आप इस दरख्त को हल्का फूलता रहने। देखिए, आपको इलेक्शन कौन देगा? आप देखिए, आपको इलेक्शन कौन, आपकी इलेक्शन डिमांड है ना, आपकी इलेक्शन डिमांड है कि भाई मैंडेट दोबारा वापस किया जाए, कौन देगा आपको इलेक्शन? एक हुकूमत देगी।
देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, दोबारा आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का जो सबसे पहला मसला जहाँ से पाकिस्तान की पटरी गलत तरफ गई थी ना, वो जस्टिस मुनीर के डिसीजन के बाद से गलत पटरी पे चले गए थे। अगर जब तक आपने उस पटरी को ठीक जगह पे नहीं करेंगे, हम उसी विश्व साइकिल में, पाकिस्तान आज भी 1950 में फंसा हुआ है। सर एक चीज बताइएगा कि सेंचुरी में जा चुकी है। आपका जो ये पीपल्स ये पीटीआई है, इसमें ग्रुप बंदी देखी जाती है और इस पे मरवत साहब ने भी कहा कि पार्टी में जी ग्रुप बंदी हुई है। तो जब पार्टी के अपने अंदर इतने तजादात चल रहे हैं और फिर उस वक्त ये लॉन्ग मार्च की कॉल आ जाती है, तो इससे आम वर्कर पर या आम जो आपका जियाल है उस पर क्या असर जाएगा कि शेख वकास अकरम एक ट्वीट करते हैं, उस पर मरवत साहब कोई और ट्वीट करते हैं, शंदाना साहिबा उस पर कुछ और कहती हैं, तो ये तो बड़ी कन्फ्यूजन पार्टी के अपने अंदर चल रही है। देखिए, ऐसा होता है कि ये जब कोई पॉलिटिकल बात हो रही होती है ना, पॉलिटिकल छोड़े, एक घर में 5 भाई हैं, 5 भाइयों के अंदर आमतौर पर 2 ग्रुप बन जाते हैं। 2 भाई एक जैसी सोच वाले होते हैं, वो एक पॉइंट पे आ जाते हैं, और 3 भाई दूसरे हो जाते हैं। ये जो होती है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसको आप ग्रुपिंग कहते हैं, सबको कहते हैं, कह सकते हैं। चलिए, आप इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, किसी भी लेवल पर, किसी भी सतह पर कोई राब्ता आपका है, आपको कोई यकीन दहानी कराई गई है? क्योंकि ये बातें इस तरह की हो रही हैं कि फाइनल कॉल हिस्ट्री में कहीं ऐसे नहीं होता, पॉलिटिकल साइंस में तो खास तौर पर कोई चीज़ कमिट नहीं की जाती। आपने कमिट कर दिया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ है, कोई यकीन दहानी इस किस्म की सूरत, आप बताएं इस पर। देखिए, मुझे नहीं मालूम और ना मुझे पता है कि इसकी कोई यकीन दहानी है, ये नहीं है। ये बहुत सारी चीजें पहले से चल रही थी, लेकिन मेरी नजर में ये है, अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो बात चीजें चाहे मुझे अच्छी लगती है या मुझे बुरी लगती है, मैंने वो चीज करना है। अगर हमने मुल्क बचाना है तो हमने इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसका जो हेड है, उसने आज तक एक कॉन्स्टिट्यूशन केस नहीं देखा। हम इस तरह के डिसीजन ना ले तो ये मुल्क ठीक होगा। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऐसे डिसीजन लेके जो मेरिट पे नहीं है। जब एक बंदा मेरिट पे नहीं है, उसने आज तक ऐसा केस नहीं किया, मुझे एक बात बताए, वो क्या डिसीजन देगा? बिल्कुल आपका ये मौक़िफ़, बिल्कुल आपका ये मौक़िफ़ सामने आ गया और आपने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ बताया। हुमायूं मेहमद साहब, सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब हमारे साथ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बता रहे थे कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है और क्या उनकी हिकमत अमली आ गई। तो यहाँ पर लेकिन आप देखिए कि थोड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है हर तरफ। जो मैंने रात को टॉक शोज देखे उनमें कुछ और कहा जा रहा था, अभी जो इनका एक नजरिया था वो बिल्कुल ठीक था, पर ये बात भी सच है कि पकड़ दकड़ होगी। हुकूमत इनको इतनी तो ज़ाहिर है पूरी तरीके से, देगी। क्योंकि मुल्क के मामलात इस तरफ जा रहे हैं, मईशत के मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि भाई किसी सूरत इस वक्त एहतजाज और वो इंतशार इसकी कोई गुंजाइश बनती नहीं है, तो फिर जो भी हुकूमत के पास हुकूमत तो कभी नहीं करने देगी। हुकूमत को तो पता है कि अब एक तरफ से मैंने कल सुना कि उन्होंने कहा लतीफ़ खोसा साहब ने कि जब आप किसी को इतना ज़्यादा कॉर्नर कर देंगे तो फिर एक टाइम पे आके वो अल्टीमेटली वो अपना रिएक्शन देगा। तो अब ये एक रिएक्शन का टाइम है और ये देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से सामने आता है। क्या ये हुकूमत जो है ये रिएक्शन आने देगी? ब्रेक यहाँ पर हमने लेना है सुजैन, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो मजीद भी कुछ अहम इश्यूज़ पर बात होगी। देखते रहिए राइज एंड शाइन। वेलकम बैक। अब हम कुछ हज पॉलिसी की बात करते हैं और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर और बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। सरकारी हज स्कीम 2025 के लिए हज दरख्वास्तों की वसूली 18 नवंबर से शुरू होगी और 3 दिसंबर तक हज दरख्वास्तें दी जा सकेंगी। इस पर एक पहले रिपोर्ट तैयार हमने की है, रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। देखिए ज़रा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हज पॉलिसी का ऐलान। हज के दौरान वफात पाने वालों का ज़र तलाफी 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। 12 साल से कम उम्र बच्चों के हज पर जाने पर पाबंदी। निजी हज ग्रुप कम से कम 2000 हुज्जाज पर मुश्तमिल होगा। वजारत मजहबी उमूर ने नई हज पॉलिसी तैयार कर ली है जिसका ऐलान जल्द होगा। हज पैकेज इक़सात के साथ लेने की स्कीम मुतारिफ करवाई जा रही है जो कि ज्यादा से ज्यादा 3 इक़सात पर मुश्तमिल होगा। हज पैकेज की रकम यकमुश्त के बजाय इब्तदाई तकरीबन 2 लाख फीस के साथ दरख्वास्त जमा कराई जा सकेगी। हज कुरानदाजी में नाम आने के बाद 50% रकम की अदायगी लाजमी होगी, जबकि दीगर रकम हज
फ्लाइट से कम 2.5 माह पहले मुतालिका बैंक में जमा कराना लाजमी होगी। 12 साल से कम उम्र और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। दौरान हज इंतकाल की सूरत में ज़र तलाफी की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। हर हाजी को इंश्योरेंस लाजमी कराने का भी पाबंद कर दिया गया है। खवातीन को महरम के बगैर हज पर जाने की पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया गया है। शादीशुदा खवातीन को शौहर जबकि गैर शादीशुदा खवातीन को वालिदैन से इजाजतनामा लेना लाजमी करार दिया गया है। हज पॉलिसी पर ही हम मजीद बात करते हैं। मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हज पॉलिसी पर आप क्या कहेंगे? ये जो ख़ास तौर पर ये जो किस्तों में हज की रकम की अदायगी की बात हो रही है, इसकी शरई हैसियत क्या है, इससे मुताल्लिक़ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहली बात तो ये है कि इस साल हज की पॉलिसी में कुछ अच्छे तारीखी फैसले किए गए जो यकीनन काबिल तहसीन है। चौधरी सालिक हुसैन साहब को बतौर ख़ास में तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह उनकी काविशों को कबूल फरमाए। पिछले साल केयर टेकर मिनिस्टर थे जनाब अनीक अहमद साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छे काबिल तहसीन इक़दाम किए थे। इस साल की हज पॉलिसी के बारे में 2-3 बातें मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो आपने बिल अक़सात रकम वसूल करने यानी इंस्टॉलमेंट पर और किस्तों पर रकम वसूल करने का सवाल पूछा, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है इस एतबार से कि जो हुज्जाज कराम यकमुश्त नहीं अदा कर सकते बल्कि उन्हें सहूलत चाहिए होती है, तो इस तरह आसानी के साथ बहुस्न खूबी बासहूलत वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रकमें अदा कर सकते हैं। ये तो एक अच्छी बात है। ताहम इसके अंदर शरई नुक्ता नज़र से एक बात यह है कि शुरू में टोकन मनी के तौर पर 2 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे, फिर दूसरी किस्त के तौर पर 6 दिसंबर से 15 दिसंबर के दरमियान तकरीबन 4 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। मैंने कल रात भी वजारत मजहबी उमूर के कुछ अफराद से बातचीत की है, तो जो इसकी तफसीली ब्रीफिंग सामने आई उसके अंदर ये बात सामने आई है कि अगर अगली कोई किस्त हाजी अदा नहीं कर सकेगा तो शुरू में जो 2 लाख रुपया टोकन मनी के तौर पर अदा किया गया होगा उसमें से 50,000 की कटौती हो जाएगी। ये वो चीज है जो जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो काबिल गौर और फिक्र है। मैं इस पर आपके चैनल के तवस्सुत से वजारत मजहबी उमूर से ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कई दीगर मामलात में एक शरिया एडवाइजरी बोर्ड या उलमा से या इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राय तलब की है, इसी तरीके से इस पर भी ऑथेंटिक स्कॉलर से मुस्तरद उलमा और अहले फतवा मुफ्तियान कराम से जरूर पूछें कि ये जो 50,000 रुपए की कटौती है, अगरचे उनका कहना यह है कि वो कुछ अखराजात कर चुके होते हैं वगैरह, लेकिन वो अखराजात ज्यादातर दूसरी किस्त यानी 6 से लेकर 15 दिसंबर के दरमियान 4 लाख रुपए जो अदा किए जाएंगे, उसके अंदर जाहिर है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें सऊदी पॉलिसी के मुताबिक परचेज कर रखी होंगी, वहां पर तो वे अखराजात होंगे। लेकिन ये जो शुरू में अगली किस्त अदा न करने की सूरत में 50,000 की जो कटौती है, इन द लाइट ऑफ द कुरान और सुन्नत शरई रोशनी के अंदर इसका हुक्म जरूर मालूम करें, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। एक बात तो मुझे ये अर्ज करनी है। दूसरी गुजारिश इसमें ये करनी है कि अभी आपने अपने पैकेज के अंदर बताया कि खवातीन को बगैर महरम के सफर हज की इजाजत दे दी गई है। इस सिलसिले में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में हनफी स्कूल ऑफ थॉट यानी फ़िक़्ह हनफी ज्यादा कसरत के साथ राइज और मुरव्वज है। फ़िक़्ह हनफी में बगैर महरम के सफर की, हज का मामला नहीं है, बगैर महरम का कोई भी सफर हो उसकी शरई तौर पर इजाजत नहीं, जैसा कि हदीस में आता है ला तुसाफिर इमरातुन इल्ला व माहा महरम, रवाहु मुस्लिम, कोई औरत बगैर महरम के सफर ना करे। अब मामला ये है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल से एक मरतबा पहले वजारत मजहबी उमूर ने बाकायदा ओपिनियन तलब की थी, उसमें इमाम शाफी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह यानी शाफी स्कूल ऑफ थॉट और मालिकी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर इस बात की शराइत के साथ, कंडीशंस के साथ इजाजत दी गई है कि अगर ग्रुप के अंदर खवातीन बाएतमाद हो और महरम बाकायदा इजाजत दें और गवर्नमेंट और वजारत मजहबी उमूर उस ग्रुप के अफराद के बावकार और फितने से बचे होने वगैरह का पूरा जायजा ले ले, तो उस तमाम शर्तों को सामने रखते हुए अगर कोई खातून और खास तौर पर एजेड खातून बगैर महरम के जाती है तो शरई तौर पर उसकी गुंजाइश है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इसकी एक साबिका सिफारिश के अंदर वो गुंजाइश बयान की है।
उसको सामने रखते हुए हुकूमत ने खवातीन को बगैर महरम के सफर की इजाजत दी है, लेकिन बहरहाल हनफी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर उसकी इजाजत नहीं है। इसके साथ साथ एक और बात, 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुमानात का मामला है, तो देखिए शरई तौर पर तो कोई रुकावट नहीं थी कि ये उनका नफली हज हो जाया करता है नाबालिग बच्चों का, लेकिन चूंकि बहुत सारे मामलात में सऊदी हुकूमत के इंतजामी कवानीन को भी देखना पड़ता है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बाकी मुल्कों में, बाकी दुनिया के इस्लामी मालिक या गैर मुस्लिम मालिक में भी इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन बर्रे सगीर, फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान और बिलखुसूस हिंदो पाक के अंदर ये बात ज्यादातर है। 80 साल 90 साल के कई बूढ़े अफराद जो बेचारे अपने आप को संभाल नहीं सकते, उनको वालिदैन को बेटे जहाज पर भेज दिया करते हैं, वो वहां पर बहुत मुश्किलात का जरिया बनते हैं, खुद अपने लिए परेशानियों का जरिया बनते हैं, ग्रुप के दूसरे अफराद के लिए परेशानियों का जरिया बनते हैं, हुकूमत सऊदिया और वहां की वजारत हज के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनते हैं। इसी तरीके से छोटे बच्चों का भी मामला है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंतजामी तौर पर सऊदी हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया है तो उसकी पासदारी करनी चाहिए, उसमें शरई तौर पर कोई हरज नहीं, कोई रुकावट। मुफ्ती साहब, एक सवाल मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि ये जो किस्तों पर हज है, इसकी शरीयत में क्या वैल्यू है? लाइक क्या शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप किस्तें लेके या आप किसी से कर्ज लेके हज करें या किस्तों पे करें? नहीं, देखें, किस्तों और कर्ज का मामला अलग अलग है। एक तो है कि कोई आम आदमी है, वो लोगों से कर्ज मांगता है, कर्ज लेकर के वो हज पर जाता है, तो जाहिर है कि शरीयत ने उसको इस बात का पाबंद नहीं किया। किसी मुसलमान को शरीयत ने इस बात का बिल्कुल पाबंद नहीं किया है कि तुम कर्जा लेकर के हज पर जाओ। कुरान में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने फरमा रखा है, लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए हज बैतुल्लाह उनको करना है जो इस्तिताअत और सलाहियत और हैसियत रखते हो। यहाँ जो इंस्टॉलमेंट की बात है, यहाँ पर बाकायदा पहले से इस्तिताअत वाले साहिब हैसियत हाजियों को एक सहूलत दी गई है, वो अपने पैसे इंस्टॉलमेंट की सूरत में, किस्तों की सूरत में अदा करें। तो ये एक अच्छा काबिल तहसीन इक़दाम है। काबिल तहसीन। अच्छा, एक और चीज, ये जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी आज़मीन के लिए, इस पर उलमा की क्या राय है? गुड क्वेश्चन। बात यह है कि ये जो इंश्योरेंस का मामला है, हम ये समझते हैं कि आम तौर पर इंश्योरेंस की जो मुरव्वजा शक्लें हैं ये शरई तौर पर जायज नहीं है। इसका एक मुतबादल अहले फतवा उलमाए कराम ने दे रखा है और वो तकाफुल है। तो मैं गुजारिश करूंगा, जैसे सरदार यूसुफ साहब के जमाने से हज की वजारत ने एक अच्छा काम ये किया था कि ये जो हज्जाज कराम की रकम जमा होती है, इसको इस्लामी बैंकों में या शरिया कंप्लायंट के अंदर रखा जाता है, कन्वेंशनल सूदी अकाउंट वगैरह के अंदर नहीं रखा जाता। तो जैसे एक वो अच्छी तब्दीली की है, तो अब दूसरी तब्दीली इनको ये करनी चाहिए कि बाकायदा तकाफुल का मुतबादल इख्तियार करना चाहिए, इंश्योरेंस वाला मुतबादल इख्तियार नहीं करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती ज़ुबैर हमारे साथ थे, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, और इस हज पॉलिसी से मुताल्लिक़ राय क्या है। अच्छा, एक दो चीज़ें उन्होंने वाज़ेह की हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो ये जो इंस्टॉलमेंट का जो मामला है, ये एक सहूलत दी गई है हुज्जाज को और इससे फ़ायदा उठाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है और ये अच्छी बात है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि ये जो 2 लाख रुपए एडवांस कहा गया है इंस्टॉलमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई 2 लाख के बाद अगली किस्त ना दे पाए तो उसमें से 50,000 रुपए कट जाएंगे आपके। अच्छा, अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है ना, एक आसानी पैदा की गई है कि लाइक आप इंस्टॉलमेंट, लेकिन 50,000 कटने के मामले में उन्होंने कहा कि ये इसको जरा रिविजिट करने की जरूरत है कि ये 50,000 देखा जाए कि अगर कोई मतलब ना महरम के बगैर खातून जाना चाहती है और हनफी स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके लिहाज से ये बहुत अच्छा हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम सेगमेंट शामिल करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज का, जो कि बहुत ज़्यादा आप इसको पसंद भी कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई उनकी हम पार्टिसिपेशन अपने शो में शामिल करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान से बाहर है और उनके दिल पाकिस्तान के साथ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे साथ इस वक्त है साबिर जुमानी साहब, जो कि बिजनेसमैन है, टेक्सास से उन्होंने ज्वाइन किया है, कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता है। साबिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें राइज एंड शाइन में वक्त दिया। आप तामीरात के शोबे से वाबस्ता हैं, ज़रा इस शोबे के बारे में बताइए, कितने पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, आप क्या कुछ कर रहे हैं वहाँ पर, अपने बारे में बताइए। Thank you so much. Assalamu alaikum. First of all, good morning Pakistan. Good morning. ये बहुत अच्छा सेशन है जो कि आपने ऑर्गेनाइज किया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर कॉल। बिजनेस, बीइंग अ बिजनेस, कंस्ट्रक्शन जो तामीरात कहते हैं हम इसको, ये प्रोफेशन तो डेफिनेटली बहुत हिस्टोरिकल प्रोफेशन है, and building construction and real estate and developments is
one of the bestest profession been count in everywhere in the world. मेरा जहाँ तक ख्याल है कि काफ़ी कुछ स्पेशली कराची से अगर आपकी बिलोंगिंग है या बड़े सिटी से पाकिस्तान में बिलोंगिंग है तो वो तो नेवर एंडिंग डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पे भी। और पाकिस्तान में कराची जैसे कि एक मेट्रो सिटी है, ऑफ कोर्स लाहौर इज़ वन ऑफ देम टू। और अच्छा प्रोफेशन है और यहाँ पे भी यूएसए में भी बहुत डेवलपिंग है, तो काफ़ी कुछ अच्छा है इस काम में, इस डेवलपमेंट में बहुत कुछ रखा है जिसमें एवरीबडी इज़ एनकरेज्ड टू जस्ट गो विद दिस प्रोफेशन इन इट। सर एक चीज़ बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत अच्छा समझा जाता है और बैरून ममालिक में तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आपको बहुत रेवेन्यू चाहिए, आपको इसके पीछे बहुत ज़्यादा बैक जो वर्क करना होता है वो चाहिए। तो आपकी किसने हेल्प की? क्या ये आपका फैमिली बिजनेस था या ये आपने सेल्फ मेड किया सब कुछ? I am a self-starter in this construction. Even in Pakistan, I have started my construction business back there. और यहाँ पे भी मैंने खुद ने किया था। I'm a self-starter guy. और कोशिश की पूरी with the help of family और वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स। बिल्कुल वो आपने कोशिश की। अच्छा ये बताएं किस किस्म की बिल्डिंग्स आप मॉल्स तामीर करते हैं या फिर वो जो एक हाउसिंग सोसाइटीज का एक ट्रेंड है या अपार्टमेंट्स हैं या होटल्स में ज़्यादा आप इस बारे में बताइए थोड़ा सा। तो बेसिकली मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है कमर्शियल का। इसमें रिटेल स्टोर्स हैं जिसमें मल्टी फैमिलीज हैं, यानी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, मोटेल, होटल बिल्ड करते हैं, हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स करते हैं। मोस्टली कमर्शियल ही प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें गैस स्टेशन, ट्रक स्टॉप होता है, एकर्स की डेवलपमेंट में काम करते हैं। नॉर्मली प्राइवेट प्रोजेक्ट्स करते हैं और सिटी के भी प्रोजेक्ट्स लाइक पब्लिक वर्क्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं जो कि एसोसिएटेड है प्राइवेट। और पाकिस्तान के पहलू को तो नज़रअंदाज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ से ज़ाहिर है वर्क फोर्स का और यहाँ पर इंजीनियर्स और दीगर लेबर, तो उनको भी सपोर्ट करते हैं किसी सूरत के वहाँ पर आ जाएँ और वो भी इस्टेब्लिश हो। Very encouraging everyone from school to the university, all colleagues, all friends. जितना हो सकता है उन सबको encourage किया है और काफ़ी आ भी चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डेफिनेटली आउटसोर्सिंग का भी प्लान किया हुआ है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बहुत अच्छा चल रही है, कंस्ट्रक्शन मॉनिटर हो सकती है पाकिस्तान से। साबिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेक्सास से ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन शोबे से वाबस्ता थे। और पाकिस्तानियों का टैलेंट देखें, कंस्ट्रक्शन में हो किसी भी चीज़ में हो, पाकिस्तानी जब कहीं पे भी जाता है ना वो अपना नाम बनाता है और ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल ऐसी। तो एक ब्रेक हमने लेना है, हेडलाइंस है, हेडलाइंस ब्रेक है और हेडलाइंस ब्रेक के बाद हम कुछ क्रिकेट की तो बात करनी है ना हमने। आज T20 है भाई, सीरीज शुरू हो रही है तो उसकी बात होगी और बहुत से मजीद भी टॉपिक्स है। तो एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आइए। वेलकम बैक। अब हम क्रिकेट की बात करते हैं और ये आ गया राइज एंड शाइन, आ गया राइज एंड शाइन, कहीं नहीं जाएगा फौरन आएगा। अब सुजान क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको? क्रिकेट बस बाबा के साथ बैठ के देखा हुआ है, लाइक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट आई विल लव टू वॉच। अगर मुझे कोई समझाने वाला हो कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, तो कुछ माजी में कुछ ऐसे कोई अच्छे क्रिकेट हमने नहीं देखे तो इसलिए बिल्कुल फिर इंटरेस्ट खैर, लेकिन आई होप कि आज कुछ अच्छा अभी बिल्कुल इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हमने हराई है, शिकस्त दी है। और 20 इयर्स और 22 इयर्स बिल्कुल। वकार यूनुस की कैप्टनसी में हम जीते थे और उसके बाद फिर रिजवान की कैप्टनसी में हमने ये मार्का मारा है। तो हमारे बॉलर्स ने और हमारे बैट्समैन ने बहुत अच्छा वहाँ पर परफॉर्म किया। हमारे फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ ने जिस तरीके से बॉलिंग की है और जो निप उनकी बॉलिंग में नज़र आया एक बार फिर, शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, फिर नसीम शाह ने भी उनकी सपोर्ट की। तो शाहीन बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, T20 सीरीज़ के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। और देखना यह है कि अब क्या फॉर्मेट जब चेंज होता है, यानी 50 ओवर्स के बाद जब आप 2020 फॉर्मेट में जाते हैं तो फिर आपको एक अलग ही हिकमत अमली अपनानी पड़ती है और ज़रा एग्रेसिव आपको होना पड़ता है। तो क्या बैट्समैन उसके लिए तैयार है या नहीं है? पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं? ब्रिस्बेन की विकेट क्या कह रही है? अच्छा, इत्तलात वहाँ से ही आ रही हैं कि बारिश से मैच मुतासिर हो सकता है। ये बारिश की ज़रूरत यहाँ है लेकिन बारिश वहाँ हो रही है, तो बारिश से मैच मुतासिर हो सकता है। फैंस के लिए ये खबर ज़रा सी परेशान कुन है
लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्रिस्बेन में हमेशा, या पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया में होता है या कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो ऑस्ट्रेलिया की विकेट ज़रा बाउंसी ट्रैक्स होते हैं और फास्ट होती है विकेट, और उन बाउंसी ट्रैक्स पर बैट्समैन का संभलना, अगर उनकी टेक्निक स्ट्रांग नहीं है, अगर उनका हुक और उनका पुल, उनकी फ्लिक स्ट्रांग नहीं है, तो फिर सरवाइव करना मुश्किल होता है, रन्स बनाना मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी जीतने की क्या हो सकती है, क्या इम्कानात हैं, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है, और हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी हैं। तो सबसे पहले तौसीफ साहब की जाने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, वक्त दिया आपने। पाकिस्तान वनडे सीरीज जीत गया और इसका एज पाकिस्तान को बहरहाल होगा, T20 में कॉन्फिडेंस से जाएंगे, क्या इम्कानात है? सबसे पहला सवाल तो यही। याया, अच्छा याया से सवाल। याया बताइए, क्या पाकिस्तान की यानी इम्कानात ज्यादा लग रहे हैं? क्योंकि देखें कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है कैप्टन के अंदर भी, और तमाम ही प्लेयर्स, वो जीत उन्हें नजर आ रही है, नहीं जीत सकते हैं, ये एक उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सुहेब और सुजैन, और जहाँ तक आपने मैच की बात की, तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम का हौसला काफी बुलंद है, और जो हमने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में धूल चटा दिया, उसके बाद तो होप्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं। उम्मीदों के चिराग बहुत ज्यादा रोशन हो गए हैं, और अंडर द कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान अब हमारी नजरें जो हैं वो T20 सीरीज पर मजबूत है। और जिस तरह आपने तमहीद बांधी, समा बांधा, मुझे कहीं ऐसा महसूस हुआ कि हम यहाँ बैठे बैठे ब्रिस्बेन पहुंच गए आपकी तवज्जो से। तो दूसरी तरफ आपने बात की पिचेस के हवाले से, तो ज़ुहैब ये याया आपके साथ और आप जैसे बहुत से सीनियर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके साथ बैठने का ये समझ रहे हैं आप, जो अंदर आ रही है बात। जरा नवाजी है ज़ुहैब आपकी, लेकिन बात दरअसल ये है कि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में पर्थ की जो पिच है वो बहुत ज्यादा हार्ड एंड बाउंसी होती है, बट चूंकि मैं कई बार ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, तो यकीन मानिए कि जो वुलनगाबा ब्रिस्बेन है, एक तो ग्राउंड बहुत आउटस्टैंडिंग है, ऑन द अदर साइड इसकी जो पिच है ऑस्ट्रेलिया में, इस पिच को कह सकते हैं आपके इसमें बाउंस है, और ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के वेदर के हवाले से, जिस तरह आपने बताया कि वहाँ बारिश का इम्कान है, तो बात दरअसल ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है ब्रिस्बेन में। और इस मैच के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो अभी क्योंकि आज इस सीरीज का पहला मैच है, नया फॉर्मेट है, दोनों टीमों के जो कप्तान हैं वो नए हैं, दोनों टीमों के जो कप्तान है वो विकेट कीपर है, हमारे कप्तान में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान विकेट कीपर जोस इंग्लिश है, दोनों टीमों की अंदर लाइनअप जो है वो तब्दील हुई है। हमारे वो वनडे सीरीज के 5 खिलाड़ी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। उसके अलावा T20 सीरीज के लिए हमने कुछ नई वो ऑस्ट्रेलिया रवाना की है, तो ये नया फॉर्मेट है, और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया ने जिन खिलाड़ियों को इस सीरीज में बुलाया है, अपने सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराया है, मुख्तसर फॉर्मेट है, तो अच्छे मुकाबले की तवक्को है, लेकिन हमें अपनी टीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और वनडे सीरीज के बाद तवक्को है कि शायद हम T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जीते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 25 T20 मैच खेले गए हैं, हमारा पलड़ा भारी है, 13 मैच पाकिस्तान जीता है, 11 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो 4 T20 मैच खेले गए, कभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में T20 मैच में नहीं हराया, तो इस बार भी ऐसा हो जाएगा, उम्मीद हमारी है। होप फॉर द बेस्ट। तौसीफ साहब से बिल्कुल सवाल करते हैं। तो जब आप कहिएगा, आप क्या समझते हैं, जैसे याया ने भी कहा, जरा सा टेस्ट तो बहरहाल बैटिंग का होगा, बाउंसी ट्रैक्स पर खेलना, कॉन्फिडेंस है, लेकिन इसके बावजूद हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को किसी भी सूरत। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, और याया ने जितनी बातें की बिल्कुल ठीक है सारी, और मैं समझता हूँ हमेशा हमें प्रॉब्लम होती है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे हमने देखा, लेकिन पिछले तीनों मैच अगर हम वनडे देखें तो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। उससे पहले हमारे बड़े बड़े स्टार्स कह रहे थे कि एक आध जीत जाए मैच तब बड़ी बात होगी, तो बट हमने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला। अब जहाँ तक 2020 का ताल्लुक है, बड़ा शॉर्ट फॉर्मेट है, सबको मालूम है, बट हम इसमें अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हमने वनडे में इनको हराया है, उस तरह हमारी 2020 में दो के नई नए प्लेयर हैं कुछ उसमें हमारे, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए हमें, अपनी जो है बेंच जो है मजबूत करनी चाहिए पीछे, और मुझे सभी उम्मीद है कि एक अच्छा खेलेगा पाकिस्तान। जी,
और ये भी तौसीफ साहब कहिएगा कि कितना ये हिस्टोरिक होगा, हम इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो बॉयज़ हैं उनको क्रेडिट ज़रा देते हुए थोड़ा हिचकिचाहट का शिकार होते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स तो खेल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर उनके मेन प्लेयर्स खेल नहीं रहे हैं, हमने हराया तो इसी तरह है ना कि जैसे ए टीम को हराया जाता है, कोई वर्ल्ड क्लास टीम हराती है, तो T20 में भी यही बात सामने आएगी। देखिए, मैंने यही आप लोगों ने थोड़ी कहा था उनको कि अपने प्लेयर नहीं खिला, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, हम स्ट्रेटेजी अपनी बना रहे हैं। जाहिर है हम पे प्रेशर बहुत था कि हम दुनिया कह रही थी ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं जीते हम, और 50 बातें हो रही थी, बट हमने कर दिखाया और बहुत ही उम्दा खेले। हम पहला भी मैच जीत सकते थे, वो अनफॉर्चुनेटली वो हार गए, लेकिन हम तो 3-0 करने लगे थे। बट इसमें भी डेफिनेटली अब जो हमारे पास इस वक्त लाइन है, बैटिंग की लाइन है, डेफिनेटली नया जरूर है इसमें कुछ, पर ये शॉर्ट फॉर्मेट है और इसमें कुछ भी हो सकता है। हमारा पल्ला भारी है, ऐसा नहीं है नहीं। अब वो ठीक है अपने हिसाब से खेलेंगे, ग्राउंड ऐसा है, उनका अपना है, बड़ा ग्राउंड है, उनको देखना पड़ेगा सारा के किस तरह खेलना। हमें थोड़ा सा ये होना होगा कि शायद वहाँ पे बाउंड्रियाँ इतनी आसानी से ना लगे और आपको भाग के भी रन बनाने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि आपको 6 ओवर का जो हमेशा हमें प्रॉब्लम होता है रन कैच करने का, 6 पावर प्ले में, वो हमें थोड़ा सा कैच करना पड़ेगा, तो हम सभी उम्मीद है। अच्छा याया, एक तब्दीली बड़ी अच्छी पाकिस्तान क्रिकेट में आई है कि पहले हम वो था ना यार, एक फेज था पाकिस्तानी क्रिकेट में जहां हार्ड हिटिंग बैट्समैन की तरफ हम जा रहे थे, पिक उन लड़कों को कर रहे थे जो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट और मतलब टेक्निक को हम, लेकिन अब हमने जो देखा स्क्वाड में जो लड़के आए हैं वो टेक्निकली भी साउंड है और वो हार्ड हिटिंग करना भी जानते हैं, जिसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं लोहिब, मेरा ख्याल है कि आप जो बात कर रहे हैं कि टीम में बदलाव जरूर आया है, लेकिन जब ग्राउंड में उतरेंगे तब पता चलेगा किसमें कितना दम है। और हमने वर्ल्ड कप जो इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला था, हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को जो है वो बाहर बैठा दिया है और कुछ नए खिलाड़ियों को लेकर आए। और एक बार फिर अगर बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी। और पहला सवाल तो ये है कि क्या बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी बरकरार रहेगी? क्या हम नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं? साहबजादा फरहान आए हैं, उसके अलावा जो है उस्मान खान है, बखर इस टीम में नहीं है, साए मयूब को हमने वनडे सीरीज के बाद वापस पाकिस्तान भेज दिया है, T20 स्पेशलिस्ट उनको कहा जाता है, वो टीम का पार्ट नहीं है। तो ये कहना कि आपकी टीम में हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, ये शायद अभी कबल वक्त होगा, ग्राउंड में पता चलेगा। और पाकिस्तान के लिए पहले 6 ओवर अहमियत के हामिल होंगे। ऑन द अदर साइड अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, उनके पास स्टॉइनस है, उनके पास जो उनके दोनों जारहा मिजाज ओपनर हैं, उसके अलावा उनके कैप्टन जोस इंग्लिश हैं, उसके अलावा मैक्सवेल उनके पास है, टिम डेविड जो कि T20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं, वो उनकी टीम में आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों टीमों का मुकाबला काफी तगड़ा है, 50-50 है, तगड़ा मजे का मुकाबला होगा। याया सर, मुझे बताइएगा ये जो पाकिस्तान और इंडिया का इशू चल रहा है, ये इसका क्या बनेगा आगे जाके? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के इशू की आपने बात की कि ये जो इशू है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है और ना वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी क्रिकेट होगी, बायलैटरल सीरीज होगी या कहीं और क्रिकेट होगी, ये फैसला दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने ही करना है। और एक बार फिर भारतीय हुकूमत ने जो है वो हटदर्मी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट को क्रिकेट ही समझा है, क्रिकेट को सियासत से अलग रखा है। और हम तो 99 में उस वक्त भी भारत खेलने के लिए गए जब शिवसेना के जो शरपसंद थे उन्होंने फिरोज शाह कोटला दिल्ली की पिच को खोद दिया था। हमने उस वक्त भी अपनी टीम को भारत खेलने के लिए भेजा था। तो बात दरअसल ये है कि बड़ा अफसोस की बात है कि जो भारत का इस वक्त रवैया है, एक ऐसे वक्त पर जब हमने पिछले साल भारत के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ना खेलने के बावजूद, पाकिस्तान आने से इनकार के बावजूद वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजा था। तो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए कड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार मसलेहात, इस बार जो है वो किसी और चीज से काम लेने के बजाय सख्त स्टांस लेने का फैसला किया है और कहा है कि अगर आप वहां हैं, यहाँ पर हैं, और अगर आप हमारे पास खेलने नहीं आ सकते तो फिर हम भी खेलने नहीं आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो टोक जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। तो अब आने वाले वक्त में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर खासा दबाव होगा, क्योंकि
भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसका कहना यह है कि उनको हुकूमत ने पाकिस्तान आकर खेलने से मना किया है, लेकिन ये सारी बातें वर्बली हो रही हैं, लिखकर उन्होंने कुछ नहीं दिया। अगर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से हम पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो उनको खुद ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, बिल्कुल तमाम अफ्रीका टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, पाकिस्तान बहुत से टूर्स भी तमाम ही टीम्स ने। तो आप कहिएगा आईसीसी ने शेड्यूल भी जारी नहीं किया, इसी वजह से पाक भारत जो मामला चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, अब पाकिस्तान भी यानी ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि भाई आप भी ना खेलें, फिर पाकिस्तान टीम भी जाकर ना खेले और रिटर्न में हमें दिया जाए कि भारत को कंसर्न्स क्या है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे यही ने कहा ना, हटधर्मी आज की नहीं, ये बहुत पुरानी हटधर्मी है और ये प्रॉब्लम जो वाकई की गवर्नमेंट के प्रॉब्लम है, प्लेयरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेयर बहुत चाहते हैं कि पाकिस्तान आके खेले, हमारे आपस में जो है मैचेस होने चाहिए। ये हमें डैमेज करने का एक तरीका है। आपको पता ही है कि जब हमारे यहाँ टीमें नहीं आ रही थी, न्यूजीलैंड आई, इन्होंने सोचा एक छोड़ दिया, खुद वो चली गई थी, फिर वो एक लिहाज से मैं कहता हूँ कि करने ही करके वापस आई है कि कुछ नहीं, और उसके बाद टीमें आने शुरू हो गई। वो वाली जो प्रॉब्लम ये बता रहा है सिक्योरिटी, ये तो कुछ फजूल की है। बट आई थिंक मेरा ख्याल इसमें सबसे बड़ा किरदार आईसीसी का। मतलब हम लोगों को क्या समझा हुआ है इन लोगों ने, मतलब ठीक है स्टैंड लेना चाहिए, हमें बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, और एक स्टैंड का हमें प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट की नहीं थी। अभी हम माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी टीम भी खेल रही है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट तौसीफ भाई, आपकी भी तो गलती है ना इसमें। आपको और जावेद भाई को नहीं चाहिए था ना कि वो पार्टनरशिप बनाते और जावेद भाई छक्का मारते, जिसके बाद भारत डरने लगा हमसे कि जब भी खेलेंगे और अगर हार गए तो क्राउड हमें छोड़ेगा नहीं। ये आपकी भी गलती है। देखिए, वो टाइम में तो इन्हें हम फटकने भी नहीं देते थे। और हकीकत ये है कि इन्होंने एक लास्ट में इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि फ्राइडे जो है वो उसमें मैच नहीं कराए, ये फ्राइडे को मैच कराते हैं, तो फ्राइडे इनका जो दिन है बड़ा अच्छा दिन है, तो वो भी खत्म कर दो। वो इस तरह देखिए, हमने इंडिया में इनको 5-1 से हराया था 87 में जाके। और जहां तक सिक्योरिटी का है, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मैच में वनडे में हम लोग हेलमेट पहन के जो है फील्डिंग की थी बाउंड्री लाइन पे। जावेद भाई आप क्या, ये तो हो कर चुके हैं ये लोग हमारे साथ। अल्लाह अकबर, पहन के फील्डिंग हो रही है। या सर आप बताइएगा, ये जो पाकिस्तान ने एक स्टैंड ले लिया है, तो ये जो व्यूअरशिप होती है और ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं, ये किस तरह से अफेक्ट होंगे और इस स्टैंड को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? तो देखिए, ये सारा पैसे का खेल है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो भी पैसा जनरेट करता है टीवी राइट से या लोगों की ग्राउंड में आमद से, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच से होता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इस मैच में पब्लिक का इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। इवन जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो एक एक मिनट जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो सेल आउट होता है। तो इस मैच की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली ब्रॉडकास्टर ने जो मुआहिदा किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से 8 साल के साइकिल में, उस मुआहिदे पर पाकिस्तान ने भी दस्तखत किए हैं, उस मुआहिदे पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं। तो अब भारत जो है वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, पाकिस्तान नहीं है। तो भारत ने इनकार तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई ठोस वजह नहीं बताई। अगर वजह बताए बगैर वो ये सारी चीजें करेंगे तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में उनको पाकिस्तान भी लेकर जा सकता है, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी लेकर जा सकता है और उनको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अच्छा, ये कैसे, यानी समझने के लिए, अगर जैसे न्यूट्रल वेन्यू की बात हो रही है, पहले एशिया कप में भी ऐसा हो चुका है, तो अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ही मसला हो जाता है तो क्या कोई ऐसा है फॉर्मूला या उसको कंसिडर किया जा सकता है कि भाई ऐसा कर लेते हैं, इनके मैचेस वहां करा देते हैं? काबिल अमल बात है या ये नहीं, ठीक बात नहीं होगी? तो देखिए, जहां तक आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, अभी आप बात कर रहे थे कि उन्होंने शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, लेकिन ऑफिशियल सॉन्ग, थीम सॉन्ग वो ये रिलीज कर चुके हैं, तैयारी उनकी पूरी है। अरबों डॉलर इन्वेस्ट हुए में इस पाकिस्तान भारत मैच के ऊपर, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, और जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में जो है वो तकसीम किया जाएगा। पार्टिसिपेशन फीस होती है, यानी आप सिर्फ टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं उसकी फीस है, वो लाखों डॉलर है। पाकिस्तान जो है वो होस्ट नेशन है, तो पाकिस्तान को होस्ट नेशन के भी पैसे मिलेंगे। तो ये सारा पैसे का गेम है। मैं सिर्फ मुख्तसर तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत हटदर्मी का मुजाहरा तो कर रहा है, 100 दिन बाकी रह गए हैं, टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कहना कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी
तो तोहिर साहब आप भी कहिए, फैंस का तो ये हक है ना कि वो पाक भारत मैच होता देखें, और पाकिस्तान के स्टेडियम्स में पैसे लग रहे हैं, और पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बाहर से टीम आई हो और हम अगर मैच हार रहे हो तो क्राउड ने कोई मिसबिहेव किया हो या लोगों को बोतलें मारी हो, जबकि भारत में ऐसा होता रहा है। तो ये फैंस के साथ भी ज्यादती है पूरी दुनिया में जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, और हमारे फैंस जो है बहुत ही अच्छे हैं। उनके यहाँ तो घरों पे पथराव कर दिया, हमने देखा कई लोग के घरों पे जाके जो है इन्होंने हंगामा आराई की, काफी ठीक है। हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। असल बात वही है कि ये लोग ठीक है, हम इस वक्त थोड़ा सा डाउन जरूर है, मगर अभी ये 2 सीरीज के बाद से हम एक तरह ऊपर आए हैं। और असल मसला ही जो है वो गवर्नमेंट का मसला है, प्लेयरों का मसला ही नहीं है। अब वो यहाँ इतना हमने कहा कि भाई अमृतसर से आप आ जाओ, उधर पूछ के इस तरफ आ जाओ, खेल के उस तरफ चले जाओ, इस तरह की बातें की सारी करनी और बड़ा इजी हो सकता है। अरे भाई हंगामा तो आपके यहाँ भी बहुत होता है, सब मारे जाते हैं, आप पैसों का खेल है आपका। और इसमें आईसीसी अगर किरदार अदा नहीं करेगा, और फिर दूसरी बात एक और मैं कहता हूँ, ये एशियन टीमें क्या चाह रही है, ये एशियन हमारा साथ ही नहीं देते, जैसे डॉलर इनकी तरफ फेंके जाते हैं ये भाग जाते हैं उनकी तरफ। इस तरह की हरकतें तो करके एशिया में एशियन क्रिकेट का भी नुकसान हो रहा है, ओवरऑल क्रिकेट का भी नुकसान हो रहा है। फैंस भी वो मैचेस नहीं देख पा रहे हैं जो कि वो देखना चाहते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अहमद साहब आपने भी वक्त दिया। तो पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाए, नंबर 1 टीम बन जाए दुनिया की, ताकि फिर किसी के पास कोई ऑप्शन ही ना हो, कोई मौका ही ना हो कि पाकिस्तान को माइनस करने का सोचे क्रिकेट। तो ये देखें ना, ये भी जो इंडिया की तरफ से एक रिस्पांस है वो उनका थ्रेट ही हुए है ना, तभी उन्होंने कहा कि जी हम नहीं आ रहे, तो शायद फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो अब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम एक और स्पोर्ट यानी जीप रैली की बात करेंगे। ड्राइविंग वगैरह आप कैसे करती है? बड़ी तेज ड्राइविंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ। इस पे क्रिकेट पे मुझे इतनी ग्रिप नहीं थी तो मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग फेवरेट टॉपिक है। ठीक है जी, तो थल जीप रैली की बात होगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए राजन शाह। तो आपको शौक है ना ड्राइविंग का? जरा मुझे भाई ड्राइविंग का मुझे बहुत शौक है। और फिर ये जो अभी थल जीप रैली हुई है, आई विश कि मैं किसी दिन इसमें जा पाऊँ और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ चला पाऊँ। कितने लोगों की टांगे हाथ पर हॉस्पिटल में जाके? आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 बार मेरे चालान हुए हैं, वो भी बेल्ट ना लगाने की वजह से। अच्छा, एक दफा मेरा चालान किया गया कि आप सैंडविच क्यों खा रही हैं? So I was like, मुझे भूख लग रही थी, मैंने खाना शुरू कर दिया, ऑल्दो बेल्ट भी थी। सो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, चलते हैं और देखते हैं। और फिर इस पे मेरी तो बहुत इंटरेस्ट है और अपने गेस्ट से मैं बहुत से सवाल करने वाली हूं। बिल्कुल, तो पहले बता देते हैं कि हुआ क्या भाई। थल जीप रैली के आखिरी रोज आसिफ फजल ने मैदान मार लिया, और नवी थल जीप रैली के आखिरी रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी, जो प्रिपेयर्ड कैटेगरी होती है, उसके फाइनल राउंड में मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने मारूफ ड्राइवर उनको ही पीछे छोड़ा है। शदीद स्मॉग के बायस प्रिपेयर्ड कैटेगरी की रेस 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुई, और ट्रैक को भी 200 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर किया गया। और इसके आखिरी रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी के फाइनल राउंड में मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने मारूफ ड्राइवर नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान उनको भी पीछे छोड़, दोनों को जनाब पीछे छोड़ा है। तो 18 मिनट 30 सेकंड के साथ मैदान उन्होंने मारा है, और फैसल शादी के 18 मिनट 12 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर, और साहबजादा सुल्तान 18 मिनट 16 सेकंड के साथ तीसरे नंबर पर रहे हैं। और दीना पटेल ने भी जो विमेन कैटेगरी है उसमें मैदान मारा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि फीमेल्स इस कैटेगरी में भी हैं और फिर मैदान भी मार लिया, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो क्यों ना दीना पटेल से ही बात, वो हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम दीना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? I'm fine. दीना, गुड टू सी यू। मैंने आपसे बहुत से सवाल करने हैं कि लाइक ये किस तरह से आप इसमें, किस तरह से इस फील्ड में आई, आपको कैसे लगा कि आप एक ये इस बाजी को मार सकती हैं, और किस तरह से आपको किसने सपोर्ट किया फैमिली में? I think Baba, my father, was the first OG off-road racer. So he's the one who started the sport 40 years ago. अच्छा, माशाल्लाह। उनका experience, I'm just a product of I think him. So I think unka experience really pushed me to get started with off-road racing, and he started training me when I was 18, 3 years ago. तो दीना, कैसा कंपटीशन, कैसा टफ कंपटीशन था, या फिर क्योंकि ख़वातीन कम आती हैं इस तरफ
तो बड़ा आसानी से आप चैंपियन बन गई। नहीं, it's still very difficult because आपको अपनी गाड़ी बचानी होती है, अपने आप को बचाना होता है, टाइम सेव करना होता है। It's hardly about your competitors and more about your own driving. तो दीना, इतनी कम एज है माशाल्लाह आपकी, आपने 3 साल में सीखा, आपकी मदर भी रेसर हैं, आपके फादर भी रेसर हैं, तो ये आपके जेनेटिक्स में था या पेरेंट्स की स्पोर्ट थी या आपको खुद से भी शौक था? I think it was a mix of everything. और एक चीज़ बताइएगा, मतलब मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं कभी कार रेसिंग करूँ या कुछ भी इस तरह का, जो मैं थोड़ा बहुत करती भी रही हूँ, लेकिन मुझे एक डर लगता है कि हाय मेरी गर्दन ना टूट जाए, मेरा नाक ना टूट जाए, मुझे कोई चोट ना लग जाए। तो ऐसा बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वेरी यंग गर्ल, आपके माइंड में कुछ नहीं आया कि मेरे दांत ना टूट जाए, मुझे कहीं चोट ना लग जाए? नहीं, तो my dad always told me that and many people in racing हमेशा बताते हैं that if you're scared of dying on the racetrack, if you're scared of अगर आप डरती हैं to break your neck or to die or to injure yourself, then racing आपके लिए नहीं है. You're better off with some other sport. और जो खवातीन आना चाहती हैं रेसिंग में और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उनको क्या कहेंगी आप? Same thing. जो मैं हमेशा कहती हूँ to many females that there are opportunities, but racing is not easy. और लोग नहीं, आप आ जाए, अपनी गाड़ियाँ ले आए and at least try it out, that's fine. But when you race on a competitive level, it's not easy. It's a lot of pressure. It's a lot of physical exertion. हमारे जो रेस होते हैं, we need to be mentally very sharp and focused. Physically, we need to have a lot of strength, but also be flexible. It's not an easy sport. So if you're ready to take on the challenge and ready to have that mindset, आपके लिए सब resources available है, लोग available है, opportunities available है. But it is a difficult sport. नीना, बताइएगा कि जो भी स्मोक का इशू था, इसने आपकी ड्राइविंग में कितना क्रिटिकल रोल प्ले किया, या ये आपको लगा कि इसकी वजह से हमें बहुत इशू हो रहा है? Not really. I'm going to be honest. जो 30 किलोमीटर का ट्रैक था, it's very challenging itself because उसमें जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ 3-10 सेकंड का फर्क आया था between all three participants. तो ट्रैक छोटा बन गया था, तो we had to drive faster, had to give it our all, had to really मतलब हर एक सेकंड के लिए हम फाइट कर रहे थे. तो that's probably what made it. जी, तो ये यानी आप ये कह रही कि स्ट्रेटेजाइज करने में 200 किलोमीटर जब होता है तो फिर उसमें ज़रा इजी हो जाता है और मार्जिन लेने में आसानी होती है. 30 किलोमीटर में तो फिर यू हैव टू रश. Absolutely. In 200 kilometers, अगर आप एक मिस्टेक भी बना लें, आप आगे जाके you could be faster and make up the time. But if you make a mistake in 30 kilometers, there's no room to make up your mistakes. नीना, बताइएगा कि सेफ्टी के हवाले से आप गाड़ियों को किस तरह से देखती हैं कि क्या ये गाड़ियाँ सेफ़ होती हैं? खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई स्पीड ओवर स्पीड हो जाए, सिचुएशन जो है कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो उसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए? I think off-roading is one of the safest motorsports in Pakistan. It is much safer than karting. It is much safer than street racing. And if drifting has roll cages, then it's equally as safe as drifting as well. Off-roading में हमारे जो safety regulations होते हैं, they go through an official committee. तो अगर आपकी गाड़ी safety standards के मुताबिक is not ready, you cannot race. So you have to have a roll cage, you have to have a fire extinguisher, a first aid kit, anything for emergencies. All of these are rules. अगर आप इन rules को follow नहीं करेंगे, आपकी गाड़ी approve नहीं होगी to participate in the race. So off-roading is actually one of the safest motorsports in the world, if not in Pakistan. तो अगर कोई पैनिक सिचुएशन होती है तो उसमें आप किस तरह से डील करती हैं? मतलब आप खुद को किस तरह से काम डाउन करती हैं? It would depend on the panic situation कि क्या situation हो रही है. Could you describe like what is a panic situation? पैनिक सिचुएशन ये है कि गाड़ी आपकी खराब हो गई है, लेकिन Exactly, कंट्रोल से बाहर हो गई है, यानी वक्त पे पहुंचना भी है, फिर आपने कोई टर्न लिया है तो वो उस टर्न की ज़रा वो जिस डिग्री पे आपने लेना है वहाँ नहीं ले सकी हैं, तो ये एक पैनिक सिचुएशन है ना, जिसमें आप अपने नर्व्स पे काबू पाते हैं. Yeah, it's very important कि रेसिंग में अपने emotions you put to one side and you focus on your brain and you focus on जो आपका experience आपको बताता है, to follow that. Usually बहुत चीज़ें होती है रेसिंग में which we become जज्बाती, and that's not good for off-roading or any other motorsport. So you have to follow your brain and you have to, as I said, our brains have to be very strong and very, when it comes to our emotions high and our heartbeat is rising and we can't focus, it's very important to remind yourself to follow your head.
और ये भी बताइए कि देखिए बाहर से भी ड्राइवर्स आते हैं और फिर यहाँ जो ड्राइवर्स हैं वो सीखते भी हैं उनसे। पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज के लिए इस तरह की रैलीज का इनकाद आप कैसे देखती हैं इसको, कितना ज़रूरी है, कितना अच्छा है? 100% mashallah say I think in our recent Gwadar rally we had a team coming from Iran, so that was great. They came in and they won the race multiple times because I think in the buggy category and it was a very well built buggy, mashallah. So it's always good to have people coming in from abroad because the competition here changes from Pakistan level to national level, right? It changes to other countries as well. So it's always very good. And as far I noticed that at Hull, the people were more organized. There were more facilities for people. So हर साल I think थोड़ा बेहतर it becomes. जी। बहुत शुक्रिया दीना पटेल, आपने हमें वक्त दिया। आप चैंपियन हैं और हमेशा आप चैंपियन ही रहें, ये हमारी दुआ है। तो अब हमें प्रिपेयर्ड कैटेगरी में जो विनर है आसिफ फजल चौधरी, उन्होंने ज्वाइन किया। आसिफ बहुत शुक्रिया, चैंपियन बन गए आप भाई, मुबारक हो आपको। कैसी रही रैली, कितनी एक्साइटिंग थी आपके लिए? जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत करम रहा, मेरी वालदा की दुआएं, दोस्तों की सपोर्ट और मेरी टीम की मेहनत। इट वाज अ डिफरेंट रैली दिस टाइम क्योंकि हमेशा ये थल का ट्रैक जो है ये 200 किलोमीटर पे होता है और इस दफ़ा फॉग या स्मॉग की वजह से कुछ मय्यज़ लेने पड़े और सेफ्टी और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस ट्रैक को शॉर्ट किया गया और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो सबसे टफ ट्रैक था वो हम रेसेस को दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जो स्ट्रैटेजी थी वो 200 किलोमीटर की कुछ और होती है और शॉर्ट रेसेस की कुछ और होती है। मेरा यही सवाल था कि जो 200 किलोमीटर होता है वो इजी होता है या जो शॉर्ट होता है ये इजी होता है? देखिए जी, जब 200 किलोमीटर की रेस होती है उसके अंदर बहुत सारे और फैक्टर्स इन प्ले आ जाते हैं। गाड़ियों के अंदर इश्यूज भी आते हैं और भी वो प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑब्वियसली 200 किलोमीटर का जो रन होता है उसके अंदर आपकी जो एंड्योरेंस है वो एक और लेवल पे चाहिए। लेकिन जो 30 किलोमीटर है, मैं जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल कि जैसा एक वो टेस्ट क्रिकेट और 2020 मैच होता है तो इन दोनों की स्ट्रैटेजीज बड़ी डिफरेंट होती हैं। तो ये जो 30 किलोमीटर का ट्रैक था इसके अंदर जब बाय द टाइम आई फिनिश्ड आई वाज मोर एग्जॉस्टेड than a 200 kilometer race क्योंकि we had to push our own limits and our vehicles limits as well. So it was fun. Alhamdulillah, it ended up really well for us, me and my co-driver Saeed Tiwana, and Alhamdulillah Allah ने हमें पता नसीब की। अच्छा ये बताइएगा कि भाई आपने जो शिकस्त दी है नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान को पीछे छोड़ा है, तो ये तो हमेशा हम देखते थे जब भी अब रैली की बात होती थी तो ये दोनों ही टाइटल ले जाते थे, तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? देखिए जी, मीर नादिर मक्सी साहब हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन और वो जैसा कि आपने बोला कि उनको शिकस्त दी, मैं इसको करेक्ट करूँगा कि हमने उनसे विन किया है, यानी कि उनको हराना मकसद नहीं है, उनसे जीतना मकसद है। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। तो बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन अ बेंचमार्क और ख़ासतौर पे मीर नादिर मक्सी साहब वो ये हमारी रैली फ्रेटर्निटी की एक इंस्पिरेशन है और वो पाकिस्तान की भी शान है। और हम सारे जितने भी नए रेसेस हैं, रेस से आने से पहले से उनको जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो इट वाज अ बिग थिंग। एंड लेकिन ये कंपटीशन हमारा पहले भी चलता रहता है। आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन दिस कैटेगरी सिंस 2018। आई हैव वन झल मक्सी रेस, गवादर। बिल्कुल, यानी कंपटीशन तो चलता रहता है, कभी कोई जीत जाए, कभी जी बिल्कुल पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है और अहम होता है। और उसके अलावा भी इस फील्ड में ये हमारी कैटेगरी में बड़े अच्छे रेसर्स हैं, फैसल शादी खेल हैं, जैन हैं, जाफर मक्सी हैं। तो ये हम सब का आपस में बहुत कट थ्रोट कंपटीशन
ये जारी रहता है रहता है जी, बिल्कुल मजे की बात है। बहुत शुक्रिया आसिफ फजल चौधरी साहब, जो कि प्रिपेयर्ड कैटेगरी में चैंपियन रहे हैं, और दीना पटेल भी हमारे साथ थी। उन्होंने भी बताया अपने एक्सपीरियंसेस और सारी कितना एक्साइटिंग और कितने मजे की है चीज़ है। और सुजैन भी लग रहा है कि अब नेक्स्ट टाइम हम लोग भी जाएंगे, हम लोग चलेंगे जी, एक आप चलाइएगा गाड़ी, एक मैं सही है, चलाऊंगी, सही है, सब डन हो पता गया। लगेगा। तो एक हमने ब्रेक लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम, हाँ ब्रेक के बाद हम आएंगे तो एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू की बात करेंगे, डायबिटीज़ की हम बात करेंगे, इसकी वजूहात क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। तो अब हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। सेगमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और देखिए, ब्लड प्रेशर और जो डायबिटीज़ है वो आजकल ऐसे मसाइल हैं कि हर किसी को वो मुआशी प्रॉब्लम्स हो या फिर उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, बाहर का खाना खाते हैं, परेशानी है। तो ये दोनों चीज़ें सुजैन बहुत ज़्यादा हम अपने माशरे में देख रहे हैं कि या एडवांस एज में चलो हो तो हो, लेकिन यंगस्टर्स को हम देखते हैं कि जी शुगर का मसला है और यंगस्टर ब्लड प्रेशर बहुत छोटे बच्चे, कुछ लोगों को पैदाइशी है, बिल्कुल। तो ये तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आजकल, मतलब पहले किसी को इतनी नॉलेज नहीं थी, बट डायबिटीज़ इतना कॉमन हो गया है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे को हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डायबिटीज़ पर क्योंकि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी बनाया जा रहा है ताकि इस पर बात हो और इससे मुतालिक क्या कुछ किया जा सकता है। तो एक पैकेज हमने तैयार किया है। पैकेज के बाद हमारे साथ रेलेवेंट गेस्ट भी होंगे जिनसे आपकी बात कराएंगे। एक पैकेज देखिए पहले। ज़ियाबतीस को उर्फ़े आम में शुगर की बीमारी कहा जाता है। पाकिस्तान इस मर्ज की शरह में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में रियाजी और शुमारियात के शोबे के ज़ेर एहतमाम चलने वाले एक इदारे वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से एक तहकीक की गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में शुगर के मर्ज की शरह 30.8% है, यानी हर 100 लोगों में से 30 लोग ज़ियाबतीस का शिकार हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया भर से 30 से ज्यादा ममालिक का डाटा दिया गया है और फेरिस के मुताबिक पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद सबसे बुलंद तरीन सतह पर है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर कुवैत है, जहां हर 100 में से 24% अफराद ज़ियाबतीस का शिकार हैं। तीसरे नंबर पर मिस्र का नाम है, जहां शुगर के मर्ज की शरह 20% बताई जाती है, जबकि कतर, मलेशिया और सऊदी अरब बिल तरतीब चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर हैं। दुनिया में हर 5वें सेकंड में होने वाली एक मौत शुगर के मरीज की होती है। दुनिया में सालाना 67 लाख लोग शुगर के बाइस मर जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से तजावुज कर चुकी है। ग़िज़ा में चिकनाई का ज्यादा इस्तेमाल, वर्जिश से जी चुराने की आदत और मुआशी दबाव ने पाकिस्तान में इस मर्ज को बढ़ा दिया है। जी, तो ये पैकेज आपने देखा जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमने पैकेज अभी दिखाया। मुझे एक चीज़ हमारे साथ डॉक्टर फरहाना रहमान साहब हैं, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में वक्त दिया, और हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जी, इस पे बताइएगा कि होता क्यों है, मतलब बच्चों को कैसे हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर और गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हम इस पे बात कर सकें, क्योंकि आज जैसे भी सबको पता है कि टुडे इज़ द वर्ल्ड डायबिटीज़ डे अवेयरनेस प्रोग्राम है, और ये डे जो है वो 1991 में फर्स्ट इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इनिशिएट किया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि डायबिटीज़ से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और उसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही थी कि इसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, दवाइयों का बर्डन, कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ सीक्वेंसेस लोगों के अफेक्टिव हो रहे थे, डिपेंडेंसी आ रही थी। तो उसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था कि ताकि हम हमेशा साल में कम से कम एक दफ़ा डायबिटीज़ अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करें। देखिए, डायबिटीज़ जैसे कि सबको अब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लोगों को बहुत हद तक मालूम है। 2 तरह की हैं, एक आपकी टाइप 2 है जो आपकी बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप होती है, जिसमें आपका सबको पता है कि लबलबा है, इंसुलिन बनाता है, वो कम हो जाता है, तो फिर आपकी टाइप 2 डेवलप हो जाती है। जो पैदाइशी होती है उसमें इंसुलिन होती ही नहीं है, ना होने के बराबर होती है, तो बच्चे को आउटसाइड हमें देनी पड़ती है। तो इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज़, तो ये इसके जेनेटिक फैक्टर्स हैं या दूसरे फैक्टर्स हैं, तो ये हो सकती है, लेकिन इसकी डायग्नोसिस समटाइम्स जो है थोड़ा टाइम लगती है, फौरी तौर पर नहीं डायग्नोस हो पाता। बच्चे अक्सर होता है कि ज़रा बड़े हो जाते हैं या कभी कोई बच्चा बेहोश हो गया या कुछ इस तरह हुआ, तो रिट्रोस्पेक्टिवली जब उसके टेस्ट करवाए जाते हैं तो पता चलता है कि इसको टाइप 1 है। फैमिलीज़ में भी रन कर रही होती है, तो
जैसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सबका कर लेते हैं कि एक भाई को तो बाकी सबको भी चेक कर लिया जाए। तो दोनों में जो चीज़ है मेन, एक तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दूसरी वाली ऐसी है कि वो अभी रिसेंटली जो स्टडीज़ हैं वो कहते हैं कि CDC ने कहा है कि 90% जो है हमारी ये टाइप 2 डायबिटीज़ प्रिवेंटेबल है। इसे हम खुद दावत दे रहे हैं। और कैसे दावत दे रहे हैं? बहुत लंबी कहानी है, इसको शॉर्ट करते हैं। इसको हम 2 चीज़ों में डालेंगे कि एक चीज़ जो हमारे हाथ में नहीं है और एक चीज़ जो हमारे हाथ में है। ठीक है। लाइक आपकी एज हो गई है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो उस वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है कि हम उसको कुछ नहीं कर सकते। एज यानी क्या? 40 से अबव? मतलब आप ज़्यादा एज के हो गए हैं तब अगर आपको हो रही है तो वो एक रिस्क फैक्टर है, आप एज तो कम नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन हाँ, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसके कॉज फैक्टर्स को अगर हम देखें कि होती क्यों है या क्या वजह है जो उसको लीड करती हैं, क्योंकि मेन तो हमारा शुगर कंट्रोल्स है ना कि शुगर लेवल ब्लड में कब बढ़ेगा। सबसे मेन और सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है ओबेसिटी है जो अब हो रही है। सही। और वो छोटे बच्चे जैसे आप अभी कह रहे थे कि छोटों में भी आ रही है और बहुत यंग एज में भी टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही है। उसकी वजह यही है कि आपकी चाइल्डहुड ओबेसिटी वजह से ईटिंग हैबिट, डेफिनेटली खाली ईटिंग नहीं, उसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी भी। ठीक है। आप जो भी खा रहे हैं वो इतना फास्ट फूड, इतना जंक फूड है, वो सिवाय आपके शुगर और लेवल्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाने का और कुछ नहीं कर रहा। कोई आपको वो एनर्जी और कुछ क्रेविंग्स को हम किस तरह सेटिस्फाई करें, वो तो ये भी साथ साथ है ना डॉक्टर साहब, ये हम बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये फिजिकल इनएक्टिविटी का पार्ट हो गया ना कि आप सारे दिन बैठे हुए हैं। अब तो नया हमारा स्लोगन ये है कि सिटिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली टेकिंग यू टुवर्ड्स द डायबिटीज। आप क्रेविंग्स की बात करिए, क्रेविंग्स तो उस वक्त होंगी आपको जब आपको ये चीज़ डेवलप हो चुकी होगी। ठीक है। तो आपको क्रेविंग्स एक काइंड ऑफ एक इंडिकेशन होता है कि शायद यू माइट बी हैविंग दिस। 2-3 सिम्टम्स जिस पर अमूमन पेशेंट आते हैं, या हम पूछते हैं कि आपको भूख ज़्यादा लग रही है या आपको यूरिन ज़्यादा आ रहा है या इस तरह की बातें, तो फिर हमें भी सस्पेक्ट होता है। कुछ ऐसी प्रेजेंटेशंस होती हैं पेशेंट को, यहाँ कोई टेस्ट नहीं कराते, किसी को सालों से होती, पता ही नहीं होता कब स्टार्ट हुई। लेकिन तो ये जो चीनी है, जो चीनी हम चाय में लेते हैं, खाने में खाते हैं, क्या ये जहर है या नहीं? देखिए, इसे वाइट शुगर और इन सबको वाइट कैंसर या वाइट पॉइजन तो कहा ही जा रहा है, मैदा और चीनी। बिकॉज इनमें आपका जो है वो सिवाय ये कि शुगर कंटेंट ज़्यादा है, आपकी जो इतनी एनर्जी को ये एकदम, जो एक चीज़ है ना इसमें मैं ये समझाना चाहूँगी कि एकदम आपकी शुगर हाई हो और एकदम लो हो, तो ये भी ठीक नहीं है। हर चीज़ में एतदाल ठीक है, क्योंकि बॉडी हैज़ अ मेटाबॉलिक मेमोरी। अगर आपने उसको एक दफ़ा जो है वो इंसल्ट की है, शुगर इंसल्ट दी है, तो वो याद रखेगी इस बात को, जो थोड़ा बहुत डैमेज होगा वो होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़, वालिदैन आपने कहा ना कि मोटापा इसकी, तो होता है कि जेनेटिकली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जितना खा लें उन बच्चों का बॉडी वो यानी मोटे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी पर असर पड़ता है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी हमारे वालिदैन में और बुजुर्गों में कि बच्चे को तो जितना ज़्यादा वो खा रहा है खिलाते रहो, तो इस चक्कर में भी बच्चा जो है मोटा हो जाता है। और वो हेल्दी बच्चा और गोगलू बच्चे अच्छे, तो वो कॉन्सेप्ट अभी हम वही कहते हैं कि ये इट्स नॉट हेल्दी, गोगलू बच्चा इज नॉट हेल्दी। ये लाइक्लीहुड है कि आगे जाके उसको, ये एक वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर है कि इफ़ यू आर ओबीस एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, स्पेशली गर्ल्स में जो पीसीओएस डेवलप हो जाते हैं, अगर उस टाइम आपने वेट गेन किया, पीसीओएस के बाद आपके 20-30% चांसेस और हो जाते हैं कि यू विल डेवलप डायबिटीज़। ट्विन बच्चे होना बहुत अच्छी बात है, ट्विन बच्चे हो या नहीं, यू विल डेवलप डायबिटीज़, ज़्यादा चांसेस हैं। हैवी वेट बच्चे के लिए, बहुत हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, एक सर्टन एज वेट लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर हैवी बच्चा पैदा होगा तो इट इज़ एन इंडिकेशन कि यू शुड बी प्रिकॉशियस कि आपको हो सकती है। इसका टर्म कितना लंबा होता है? लाइक ये शॉर्ट टर्म की होती है, लाइफ टाइम की होती है, या ये प्रिवेंटेबल है? टाइप 2 तो प्रिवेंटेबल है, और आप जितना अच्छा कंट्रोल रखें। देखिए, हमारा गोल क्या है अभी, जो हमारी जो वो डायबिटिक एसोसिएशन का जो मेन 2024 का गोल आया है, उनके 2 ही पॉइंट्स हैं, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस और ऑप्टिमाइज द मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि है क्या डायबिटीज़ बेसिकली, आपको पता है 1552 से इट हैज़ बीन इन बुक्स। एक इजिप्शियन फिजिशियन थे, इंक्रीज यूरिनेशन को और एमेसिएशन हो रही बॉडी की, तो वो दे आर कंसर्निंग कि ये कोई चीज़ है, इट इज़ काइंड ऑफ अ डिजीज़। और 1800 में फर्स्ट टाइम एडी में आए थे कि टूल्स के जो आप यूरिन में जो शुगर लेवल्स चेक कर सकते थे। फिर उसके बाद उन्होंने, ये चीज़ है शुरू से है, लेकिन आप अगर ज़रा सा भी कंपेयर करें पुराना लाइफ स्टाइल और हमारा लाइफ स्टाइल, तो एक मेजर फैक्टर है, वो हमसे ज़्यादा
मुर्ग मुसल्लम और बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते थे, बट दे आर फिजिकली एक्टिव, वे मच एक्टिव देन अस। डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है कि कुछ फीमेल्स होती हैं, मतलब उनकी प्रेगनेंसी में शुगर होती है, तो ये क्या है कि मतलब ये एक और रिस्क फैक्टर है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बेबी शुगर हुई है तो आप तो बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएं कि 35-40 ईयर्स के बाद आप बिल्कुल अलर्ट रहें कि आपको चांसेस है कि यू विल डेवलप टाइप 2। क्या वो बच्चे में भी आएगी या नहीं? देखिए, जब मदर को शुगर होती है तो उसमें बच्चे के दो चीज़ें होती है, क्योंकि मदर इंसुलिन पर होती है, प्रेगनेंसी में सिर्फ इंसुलिन ही दे सकते हैं, तो बच्चे को हाइपो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, या रिफ्लेक्स हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है बच्चे को। सही। तो जब भी बर्थ पे फौरी तौर पर उसको चेक किया जाता है कि उसको तो कुछ को मसला नहीं। एक और चीज़ अक्सर ये कहा जाता है कि आप इंसुलिन, यानी अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो वो कहते हैं कि मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, मेडिसिन पे चल रहे हैं, तो आपके लेवल्स ख़राब हो रहे हैं, फिर आपका लिवर और सारी चीज़ें, तो बेहतर ये है कि आप इंसुलिन पर शिफ्ट कर जाएं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी कि अब जैसे मैंने कहा कि अब गोल ये है कि हमने कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करनी। पहले होता था कि एक ड्रग, 2 ड्रग, ट्रिपल ड्रग, मोनो ड्रग, ट्राई ड्रग के बाद हम सोचते थे कि अब हम इंसुलिन पे जाएंगे, लेकिन देखिए इंसुलिन इज नॉट लाइक फॉर एवर। लोगों को एक मिथ ये भी है कि बस इंसुलिन लग गई तो लग गई, दिस इज एंड ऑफ द लाइफ, कि इसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू कैन रिवर्ट बैक टू ओरल मेडिकेशन डिपेंडिंग कि आप कितने कंप्लाइंस हैं और आपके शुगर लेवल्स कैसे चल रहे हैं। अगर आपके इनिशियली इतने हाई हैं कि आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्यों इंतजार करें कि हम ओरल से कंट्रोल करते करते 6 महीने 6 साल लगा दें और आपकी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। शुगर इज नॉट ओनली अफेक्टिंग द लिम्स, आपकी आइज जाती हैं, आपको स्ट्रोक के चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस, किडनी फेलियर के चांसेस। किडनी फेलियर से मैं बात करूंगी कि देखिए कुछ लोगों को तो नेचुरली शुगर होगी ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ओजेम्पिक यूज़ कर रहे हैं, ओजेम्पिक के इंजेक्शंस, में ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, ग्लूकोफेज खा रहे हैं पतला होने के लिए, तो ये क्या चीज़ है? देखिए, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि सेल्फ मेडिकेशन तो ऑलवेज इज़ नॉट गुड फॉर यू। हर जगह जो है उसको जो है वो मना किया जाता है, कंडेम किया जाता है कि आप खुद ही से कुछ नहीं शुरू करें। देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस। मेटफॉर्मिन का जो एक ग्लूकोफेज का जो रोल है वो इट्स नॉट ओनली फॉर डायबिटीज़, इसको यूजुअली शुगर ईटिंग ड्रग कहा जाता है जब ये स्टार्ट हुई थी, बट इसका जो मोड ऑफ एक्शन है जी, काम क्या करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। अब जैसे पीसीओएस में पेशेंट्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से उनके हार्मोन सही काम नहीं कर रहे होते, ग्लूकोफेज उनको दी जाती है। ग्लूकोफेज टोटल 1 से 2 kg वेट आपका रिड्यूस कर सकती है, इसके बाद उसका कोई काम नहीं, उसके बाद कोई काम नहीं। तो हमारे पास वक्त की किल्लत है डॉक्टर साहबा, वरना मजीद भी आपसे बहुत सी बातें हो सकती थी डायबिटीज़ से मुताल्लिक। डॉक्टर फरहाना रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपने सुन ली डॉक्टर साहबा की बात कि देखें, एक तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें और दूसरी चीज़ ये कि अपने लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश करें, ईटिंग हैबिट्स को बदलने की कोशिश करें, और मोटापा किसी सूरत भी ठीक नहीं है। तो अगर वो आए तो वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, बात नहीं हो सकती। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, मोटापा अगर कम करना है तो आप अपनी हैबिट्स को ठीक करें, और प्लीज़ ये राइज एंड शाइन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।